से लाइव। स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज के स्टूडियो में, मोतीलाल ओसवाल के स्टूडियोज में। और क्लोजिंग का ये शो लगभग आखिरी 1.5 घंटे का कैसा होगा बाजार का हाल, निफ्टी बैंक अपने ऑल टाइम हाई ट्रैजेक्टरी के बेहद नजदीक, इसी शो में हर होगी बात। अनुज, निफ्टी बैंक शानदार मूव, निफ्टी IT शानदार मूव, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक मूव आज उससे भी अच्छा। एब्सोल्युटली वीरू, बहुत ज़बरदस्त स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स आज मिले मार्केट्स में और इन सब पर बात होगी। बैंक निफ्टी भी ऑल टाइम हाई के काफ़ी करीब, इन सब पर बात होगी, लेकिन थोड़ी देर में पहले हेडलाइंस। बाजार में लगातार तीसरे दिन तेजी का मूड, निफ्टी 18,400 के करीब, बैंक निफ्टी में भी रौनक, शिखर से सिर्फ 100 पॉइंट दूर, मिड कैप में सबसे ज्यादा एक्शन। सुप्रीम कोर्ट की एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट के बाद अदानी शेयरों में जोरदार तेजी, लगातार 2 दिनों से तेजी के बाद ग्रुप के मार्केट कैप में करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए का तक का इजाफा। फिर निफ्टी के एक्सपायरी के दिन बैंकिंग और NBFC शेयरों में रौनक, श्रीराम फाइनेंस और बंधन बैंक करीब 4% उछले, सरकारी बैंकों में भी तगड़ा एक्शन। वेदांता के अंतरिम डिविडेंड के बाद मेटल शेयरों का जोश हाई, 3 दिनों में करीब 7% भागा निफ्टी मेटल इंडेक्स से, MDC और JSW स्टील में खरीदारी कायम। निफ्टी कंपनी हिंडाल्को के कल आएंगे नंबर्स, 53% घट सकता है मुनाफा, लेकिन मार्जिन में सुधार की उम्मीद। कमिंस और इंडिया सीमेंट के भी नतीजों का रहेगा इंतजार। चलिए फिर गुड आफ्टरनून, और आखिरी के 1.5 घंटे की तैयारी करेंगे और फिर उम्मीद करेंगे कि मार्केट में थोड़ा जोश आए और शायद वो जो ऑल टाइम हाई बैंक निफ्टी जो बार बार कोशिश हो रही है, चौथा अटेम्प्ट ऑल टाइम हाई की तरफ जाने का निफ्टी बैंक पर, और अब फिर शिखर से सिर्फ 120-130 पॉइंट दूर इस समय, जरा वो लेकर आइए। हाँ बिल्कुल। और इवन निफ्टी में थोड़ी रेजिस्टेंस, आज सुबह बात हुई थी कि 18,400 से 450 के जोन में एक आपको अच्छी रेजिस्टेंस मिलेगी। हालांकि आज भी मार्केट ने आज कोई मौका नहीं दिया एक्चुअली, जहां खुले भी रू एकदम वहीं से बस वो तेजी रही और डिप दिया ही नहीं मार्केट ने इंट्राडे। अदानी ग्रुप में जबरदस्त तेजी है, ऑब्वियसली उसकी बात करेंगे। और कल जो स्टॉक हमने स्पॉट किया था और उसकी तेजी स्क्रीन पर अप्रोच की थी, और आज फिर उसमें मोमेंटम, डीवीज लैब्स देखिए जरा आज। मैंने स्पेसिफिकली इसलिए मेंशन किया क्योंकि ये फॉलो थ्रू मिला आज जबरदस्त नीचे खुलने के बाद। ये फिर बता रहा है आपको कि अगर आप पोजिशनिंग समझ जाए स्टॉक्स की नंबर्स के बाद, तो बड़ा पैसा फिर भी बनाया जा सकता है। जी हाँ, दिवीज लैब बहुत अच्छी स्पॉटिंग थी, वो एक स्ट्रॉन्ग मूव दिया इस पैनल में। इनफैक्ट दिवीज लैब हो गया, फिर अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में कल अदानी एंटरप्राइजेस की कॉल, बहुत अच्छा पैसा बना। पर अनुज, एक बात ये भी है कि इंडस्ट्रीज पे जो पोजिशनली रॉन्ग रहा, इंडेक्स ने उसको रिवॉर्ड बहुत अच्छी तरीके से किया। आज सुबह भले ही थोड़ा डिप ना मिला हो, लेकिन अभी अगर लॉन्ग है तो बने रहे, कोई दिक्कत नहीं। आई मीन अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में मूव, निफ्टी बैंक में स्विंग, निफ्टी बैंक 44, 140, 151 एक अड़चन है, लेकिन देर से निकल जाएगी क्या वो? निकल जाएगी। देखिए मैं सुबह भी एक चीज बोली थी वीरू, पहले निफ्टी की बात करते हैं फिर बैंक निफ्टी पर आएंगे। निफ्टी में खास तौर से आज मैसिव बिल्डअप है 3 स्ट्राइक्स पर, 18,300, 18,350 और 18,400 की पुट्स। जबरदस्त बिल्डअप, इनफैक्ट 18,300 और 400 मतलब 1 करोड़ से ऊपर क्रॉस कर गया हम, और इन तीनों मिलाए तो आज करीब 1 करोड़ 80 लाख का बिल्डअप हुआ है। तो ये आपको बता रहा है बेस शिफ्ट हो गया निफ्टी का तो। और क्लियरली अब आप जो 18,050 बेस था वो 18,150, और मैं अब इवन कहूंगा कि अब 18,200 तक बेस निफ्टी का शिफ्ट हो गया। अब आपने की बैंक निफ्टी में बहुत इंटरेस्टिंग है। बैंक निफ्टी के 2 डेटा पॉइंट्स लेकर आइए और वो एक साथ स्क्रीन पर रखिए, एक 44,000 की पुट और एक 44,200 की कॉल। उसमें आप एक चीज बहुत क्लियरली नोटिस करेंगे कि 44,000 की पुट में तो खैर जबरदस्त बिल्डअप है और प्रीमियम कोलैप्स हुआ 40%, यहाँ तो जबरदस्त पुट राइटिंग हुई है। लेकिन 40,200 की जो कॉल है, इतनी रैली के बाद उसका प्रीमियम बिल्कुल भी नहीं बढ़ा है एक्चुअली। 40,200 की पुट का प्रीमियम अगर आप देखें सिर्फ 10% बढ़ा है, ठीक है ना। 40,200 की पुट का कॉल का 44,200 की कॉल का प्रीमियम सिर्फ 10% बढ़ा है, ठीक है। ये आपको बता रहा है कि अभी भी मार्केट को लग रहा है कि ये 44, 150, 160 क्रॉस होने में थोड़ी दिक्कत आएगी। लेकिन जो मेरा एक व्यू था ना, आज सुबह भी मेरा एक व्यू था, मेरा व्यू अभी भी इंटैक्ट है कि 5-6 दिन का कंसोलिडेशन हो गया बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी तैयार है अब कल या परसों में वो मूव आए, और अगर बैंक निफ्टी को ना सिर्फ 44,160, अगर इवन 44,400, 500, 44,600 को भी क्रॉस करा दे अगर अगले 2 दिन में, तो मुझे हैरानी नहीं होगी।
क्योंकि ये बैंक निफ्टी का इसी तरीके का मूव रहता है, कंसोलिडेशन 5-6 दिन का, उसके बाद 2 दिन का ब्रेकआउट, वो पिछले पूरे 5-6 दिन का कंसोलिडेशन उसकी भरपाई कर देता है। मुझे लग रहा है तैयारी हो रही है उस तरफ जाने की वीरू, लेकिन खैर वेट कर लेते हैं कल का। और ऑब्वियसली अगर आज ही आ गया 3 PM मूव देख लेंगे, लेकिन क्लोज है काफ़ी, बिल्कुल बेहद नज़दीक। और एक समय जब अभी इनफैक्ट मैं अंदर आ रहा था उस वक्त लगभग डिफरेंशियल रह गया था मात्र 61 पॉइंट्स का। नाउ इट्स 90 एट डे हाई बैंक निफ्टी एंड निफ्टी ऑलमोस्ट डे हाई पे था 405 पे। एक बार कुछ रोलओवर के स्टेट्स दिखाता हूँ आपको, फिर कुछ जो मोमेंटम स्टॉक्स है वो दिखाऊंगा। पहले रोलओवर के स्टेट्स में आइए, जहां तक निफ्टी बैंक का सवाल है। याद रखिएगा एक शब्द जो अनुज ने इस्तेमाल किया, इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। ये एक समय की बात है, अदरवाइज सब कुछ इसके पास है। और लीड कर रहा है रोलओवर्स की शीट पे निफ्टी बैंक 41% रोलओवर, और यहाँ पे निफ्टी में करीब 30% रोलओवर है। और अगर आप निफ्टी बेस्ट को देखें, जिन स्टॉक्स में निफ्टी में विद इन निफ्टी जो बेस्ट रोलओवर्स हैं, दैट्स अग्रेसिम 74%, HDFC करीब 70%, HDFC बैंक करीब 63% और इन्फोसिस 59% और JSW स्टील में करीब 59% रोलओवर है। तो ये कुछ ऐसे निफ्टी के स्टॉक्स जहां पे काफी स्ट्रॉन्ग रोलओवर। एक बार आते हैं अब जरा बड़ी स्क्रीन पे और कुछ मोमेंटम स्टॉक्स को देखते हैं, ट्रेंडिंग स्टॉक्स को देखते हैं यहां पर। आज अदानी एंटरप्राइजेस अभी आपकी स्क्रीन पे 16% अप, मेरे ख्याल से भी दिन के सर्वोच्च स्तरों पे है। अपर फ्रीज की तरफ बढ़ता हुआ, सुबह पहले 10% देन 15%, थोड़ा कूल ऑफ हुआ, उसके बाद अब फिर एक बार 16%। दिवीज लैब अनुज ने जिक्र किया, कल स्पॉटिंग थी इसकी। MCX एक स्ट्रॉन्ग मूव यहाँ पे, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज लगभग 4% ऊपर। टायर स्टॉक्स में काफी स्ट्रॉन्ग मूव रहा है। ये 4-5 स्टॉक्स जो कि काफी वाइल्ड स्विंग दे रहे हैं, और देखिए इन सब में स्विंग पिछले 3 दिन में काफी वाइल्ड रहे हैं। बैकफुट पे क्या है, ग्रेसिम बैकफुट पे यहाँ पे शॉर्ट रोलओवर्स हुए हैं। टाइटन बैकफुट पे करीब 8.5% नीचे, माफ कीजिएगा 8.7% नीचे, और DLF करीब 7% नीचे। TLF में एक छोटा सा कूल ऑफ है, इसे आप कह सकते हैं कि इसे बहुत ज्यादा पेन नहीं कहेंगे, इट्स अ बिट ऑफ कूल ऑफ। और ये कुछ ऐसे स्टॉक जहां पे मोमेंटम काफी इस वक्त द डाउन साइड और हायर साइड पे देखने को मिल रहा है। अनुज, आज का क्रम? हाँ बिल्कुल, आज एक काम करते हैं, आज जो हमारे साथ पैनल जुड़ने वाला है उसके बारे में आपको बता देते हैं। फंडामेंटल राय देने के लिए हमारे साथ ICICI सिक्योरिटीज़ के पंकज पांडे जुड़ेंगे। टेक्निकल कॉल्स के जरिए आपकी कमाई कराने के लिए हमारे साथ होंगे प्रकाश गाबा, मानस जायसवाल, अमित सेठ, स्वाति होतकर और श्रीकांत चौहान। 2:15 पर आज एक बोर्ड रूम होगा कीस्टोन रियल्टर्स, जो कि रुस्तम जी के नाम से ब्रांड फेमस है, उसके ये रिटेलर्स नहीं है, रियल्टर्स है, इसको ठीक करें प्लीज़। इसके CMD बोमन रुस्तम ईरानी से बात करेंगे कंपनी के नंबर्स और आगे के आउटलुक को लेकर। 2:30 बजे सुमित बताएंगे अदानी ग्रुप शेयरों में जो एक्शन हुआ उसके बाद किस तरीके के मार्केट कैप चेंजेस हुए यहाँ पर। 2:40 पर होगा चार का चौका, मानस जायसवाल से लेंगे सस्ता ऑप्शन, श्रीकांत चौहान आज देंगे FNO का सुपरस्टार, स्वाति होतकर देंगी चार्ट का चमत्कार और मिड कैप फंडा देंगे पंकज पांडे। 2:50 पर मार्केट बिग वॉइसेस में आज हमारे साथ होंगे मार्केट एक्सपर्ट दिलीप भट्ट। 3 बजे यतिन बताएंगे कैसे रह सकते हैं हिंडाल्को, कमिंस और इंडिया सीमेंट्स के नतीजे। 3:05 पर यतिन फिर आएंगे डीलिंग रूम स्टेटस चेक लेकर, और 3:10 पर BTST या STBT कॉल्स लेंगे। चलिए फिर शुरुआत करते हैं अपने एक्सपर्ट्स के साथ। आप सभी को गुड आफ्टरनून। गाबा सर, अच्छा मूव मार्केट में आज, अच्छा फॉलो थ्रू, और मिड कैप्स में तो बाहर है इस समय, प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी। आप बताइए यहाँ पर, अरे गाबा सर का थोड़ा वीडियो ठीक करिए थोड़ा सा। गाबा सर बताइए क्या कॉल होगी आपकी इस समय? बिल्कुल, गुड आफ्टरनून टू यू। स्टॉक जो पसंद, बहुत ही बढ़िया मूव लगता है मुझे, और लगता है कि एक मूव अच्छा कायम है। स्टॉक जो मैंने चुना है वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ट्रेड कर रहा है 583, 590 तक जाने की कोशिश करेगा, और मेरे ख्याल से जा भी सकता है, पॉसिबल है। स्टॉप होगा 580 का, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देखेंगे तो भी फेवरेबल में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बाय। ओके, SBI पे लगता हुआ दाव प्रकाश सर की तरफ से आपकी स्क्रीन पे 583, यानी पोस्ट मेरे ख्याल से एग्जैक्टली इसी फिगर पे नंबर्स आए थे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के, और फिर रीगेन करके पोस्ट जो आई थिंक शुक्रवार को नंबर्स प्रॉफिट बुकिंग आई थी, फिर रीगेन करता हुआ इस ट्रैजेक्टरी को। इट्स 583। इस पे कोई ऑप्शन ट्रेड भी लूंगा मैं यहाँ पे, अगर जून में अगर लेना होगा तो कुछ देर बात करेंगे। लेकिन मानस आपका ट्रेड क्या रहेगा? वीरेंद्र जी, मेरा ट्रेड वही ट्रेड है जो कल भी मैंने रिकमेंड किया था। PEL पिरामिड एंटरप्राइजेस पर खरीदारी करने की राय है। कल मैंने 760 के अराउंड उसमें एक बाय रिकमेंडेशन दिया था, और जो टारगेट थे वो 785 के थे। अभी 772 के भाव चल रहे हैं। लेकिन आज के लिए देखिए, आज एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है। स्टॉक ने अपने 100 मूविंग एवरेज को ब्रीच किया है। अब जो मूविंग एवरेज का सेटअप है वो बहुत पॉजिटिव है, और पैटर्न को देख के लग रहा है कि शायद यहाँ पर एक बड़ा मूव शायद 820 से 840 तक के भाव आपको देखने को मिल सकते हैं। इसलिए PEL में पिरामिड एंटरप्राइजेस में अभी भी खरीदारी करेंगे।
करंट लेवल्स पे आप खरीदारी कर रहे हैं तो आपके जो स्टॉप लॉसेज है वो एक मिनट रुकिएगा, मैं आपको ओके, स्टॉप लॉसेज जो है वो 760 के रहेंगे। 760 के स्टॉप लॉस से अभी भी आप खरीदारी कर सकते हैं। 795 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। और जून वाला 780 का कॉल ऑप्शन भी आप खरीद सकते हैं। 34 रुपए का ट्रेड हो रहा है, वहां पर 27 रुपए के स्टॉप लॉस से खरीदारी करिए 50 रुपए के टारगेट के लिए। ओके, पिरामल एंटरप्राइजेस यहाँ पर इस समय बाय, ये मानस ने सेकंड डे रनिंग चुना है और एक रिवर्सल इसमें शायद विजिबल है, इसके लिए इस ट्रेड को लिया गया है। अमित सेठ को जोड़ लेते हैं हमारे साथ। अमित जी गुड मॉर्निंग। अमित जी क्या ट्रेड ले रहे हैं? अमित जी अनम्यूट करिए। हाँ जी, yes, I'm so sorry. Good afternoon, Anuj ji. Good afternoon, Viren ji. Good afternoon, everybody on the panel. अनुज जी, इस समय जो ट्रेड मेरे रडार में है दैट इज टीवीएस मोटर। टीवीएस मोटर का अगर आप स्ट्रक्चर देखिए तो इसमें पिछले 9 से 10 दिनों में अच्छा खासा कंसोलिडेशन हुआ है। इस कंसोलिडेशन ने फाइनली रेस्ट लिया अपना 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे। आज की जो कैंडल है पिछले 2 दिनों के कैंडल के हाई के ऊपर ट्रेड कर रही है और 10 डे को कट करके टुवर्ड्स अपवर्ड ट्रेजेक्टरी है। तो इसमें एक बाई की सलाह है। 1252 का प्राइस है, टारगेट्स रहेंगे लगभग 1275 से 1280 के और स्टॉप लॉस रखूंगा 1238 का। ओके, ये टीवीएस मोटर्स 1251 पे नेगेटिव न्यूज़ फ्लोज के बीच में, और एग्जैक्टली अगर आप देखें फेम 2 के अंतर्गत जो रियायतें मिली थी उनके कम होने के बावजूद इस स्टॉक में एक रत्ती भर इम्पैक्ट नहीं पड़ा। 1251 पे स्ट्रॉन्ग स्टेबल एट हायर लेवल्स। अब चलते हैं, श्री पंकज पांडे हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत करने के लिए इस पैनल में। पंकज, गुड आफ्टरनून कार्यक्रम में स्वागत है और काफ़ी समय के बाद आपसे आज एक बार बातचीत हो रही है। एक हल्का सा आपसे मैं एक व्यू चाहूँगा कि इस अर्निंग सीजन को अगर आपको बहुत संक्षेप में डिस्क्राइब करना हो कैसा लगा, और उसके आधार पे सबसे स्ट्रॉन्ग 2 कन्विक्शंस जो आपके बन रहे हैं इस वक्त बाजार में वो क्या है, शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से या फिर मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव से? पंकज जी। गुड आफ्टरनून, थैंक्स फॉर हैविंग मी। सी, अर्निंग्स के हिसाब से अगर आप देखें तो पिछले 3 साल में हमारी अर्निंग ग्रोथ करीब 22% थी। अगले 2 साल में जो एक्सपेक्टेशन है करीब 15% की अर्निंग ग्रोथ की है। इस क्वार्टर में ओवरऑल अर्निंग्स करीब हम 210 का निफ्टी ईपीएस एक्सपेक्ट कर रहे थे। लार्जली आई थिंक 3 या 4% का एक आउट परफॉर्मेंस हमें लग रहा है, एंड लार्जली फ्रॉम बैंक्स। एंड दूसरा जो एक बड़ा सेक्टर है जहां पे हमें काफी पॉजिटिव सरप्राइजेस मिले हैं उसमें ऑटो है, एंड उसके अलावा सीमेंट। सो ऑटो और सीमेंट में हमने जनरली ग्रॉस मार्जिन या जो भी मार्जिन एक्सपेंशन देखा है, तो हमें लगता है कि ये 2 सेक्टर ऐसे हैं जहाँ पे चीजें अच्छी हैं अगले 2 साल के लिए, एंड उसकी वजह से हमें लगता है कि आगे जाके कंपनीज का परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं हाईलाइट करना चाहूंगा अशोक लेलैंड। अगर आप सीवी साइड में देखें, टाटा मोटर्स के जो सीवी का जो मार्जिन था वो 10% था, वन ऑफ द हाईएस्ट मार्जिन। इनफैक्ट आइशर में जो वॉल्वो का जो नंबर था वो भी वन ऑफ द हाईएस्ट मार्जिन था। तो हमें लगता है कि अशोक लेलैंड के जो नंबर्स हैं इस बार काफी अच्छे आने चाहिए, क्योंकि ये प्योर सीवी प्लेयर है। प्लस आपका जो मीडियम एंड हैवी कमर्शियल व्हीकल में जो मिक्स है वो बेटर रहने वाला है, एएसपीज बेटर निकल के आने वाले हैं। आई थिंक ये कंपनी हमें अच्छी लगती है कि जहाँ पे हमारा टारगेट प्राइस 185 है, तो हमें उम्मीद है कि इसके कंपनी के नतीजे काफी अच्छे आएंगे। दूसरा आई थिंक अगर मैं एक और लार्ज कैप की तरफ जाऊं तो एक यूनाइटेड स्पिरिट्स हमें काफी अच्छा लगता है। पिछले 4-5 साल में इस कंपनी ने कुछ नहीं किया है, बट आगे जाके हमें लगता है कि जो इसका प्रेस्टीज एंड अबव सेगमेंट है उसमें जो अलग अलग वेरियस सब सेगमेंट्स हैं, आई थिंक वहां पे ग्रोथ काफी बेटर पैन आउट हो रही है। डबल डिजिट ग्रोथ है कुछ कुछ सेगमेंट में, तो ये एक प्रीमियमाइजेशन के हिसाब से काफी अच्छा लगता है हमें ओवरऑल एज अ पैक। एंड क्योंकि प्राइस परफॉर्मेंस नहीं है एंड ये B2C प्लेयर है, तो हमें लगता है कि आगे जाके इसका जो मार्जिन प्रोफाइल है वो काफी बेटर होगा। हालांकि रेवेन्यू ग्रोथ हिसाब से नहीं आएगा, एंड इस कंपनी से आप रेगुलर इंटरवल्स पे डिविडेंड की भी उम्मीद कर सकते हैं आगे जाके। काफी इंटरेस्टिंग स्टॉक पिक्स इस समय। पंकज जी गुड आफ्टरनून। डिवीज लैब पर कोई व्यू आपका? 2 दिन में अच्छा रिकवरी यहाँ पर। जी बिल्कुल अनुज जी। सो डीवीज लैब में अगर आप देखिए FY25 में इनका जो ग्रॉस मार्जिन था काफी गिर गया था, करीब 60% आ गया था। नॉर्मली मार्जिन 67-68 रहता है। आगे जाके इसको अगले साल उम्मीद कर रहे हैं कि टुवर्ड द एंड ऑफ दिस ईयर जो इनके ग्रॉस मार्जिन है वो इम्प्रूव हो जाएंगे। एंड हालांकि लास्ट क्वार्टर का नंबर थोड़े सॉफ्ट थे, बट क्वार्टर ग्रोथ ठीक ठाक थी। और हमें लगता है कि ये ओवरऑल जो भी आपकी क्रैम से रिलेटेड कंपनीज में अपने 2 साल में या पिछले 1-1.5 साल में काफी परेशानियां देखी है, बिकॉज एक कोविड का बेस बन गया था और उस बेस से आउट परफॉर्मेंस है, उस बेस से ग्रोथ आ नहीं रही थी। और
प्लस रॉ मटेरियल प्राइसेस को वोलेटिलिटी की वजह से स्टॉक में काफी पिटाई हुई थी। पर हमें लगता है कि सिचुएशन नॉर्मलाइज हो रही है, प्लस इसका काकीनाडा का प्लांट भी ऑन ट्रैक आ चुका है। तो जहाँ पे हमारा करीब 3650 का टारगेट है, तो ये हमें अच्छा लगता है। इनफैक्ट एंटायर क्रैम्स एज अ सेगमेंट हमें अभी ठीक लगता है। ओके, देवीज लैब पे, और ये जो पंकज जी के दो कन्विक्शन ट्रेड्स थे, अशोक लेलैंड और यूनाइटेड स्पिरिट्स, इन पर भी नजर रखिएगा। मीनवाइल एसबीआई अच्छा करता हुआ, अभी प्रकाश सर की कॉल्स में शामिल थे, जरा एसबीआई को एक बार डिस्कस करते हैं, क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ मेरी स्क्रीन पे कि एसबीआई के जून के कुछ हायर स्ट्राइक्स 590, 600, 610 के ऑप्शंस में थोड़ी सी वॉलेटिलिटी बढ़ी है, ठीक है ना, लिखा है ये स्क्रीन पे। और जी हाँ, इस बीच ऑस्ट्रेलिया में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आज वो कार्यक्रम है, और कुछ ही दिन में उनका जो एरिना स्टेडियम में जो नमो नमो कार्यक्रम है उसमें उनका संबोधन शुरू होगा, लगभग 20,000 लोगों की उपस्थिति में। आप ये देख पा रहे हैं, ये विजुअल्स वहीं से आते हुए सीधे, और ऑस्ट्रेलिया प्रधानमंत्री की अगुवाई में उन्होंने मंच पे इस वक्त पहुंचे, और वहाँ पे जो भारतीय समूह है भारतीय लोगों का, उसका अभिवादन करते हुए, और कुछ ही देर में उनकी स्पीच शुरू होगी। लगभग 20,000 लोग भारतीय समुदाय के स्टेडियम में एकत्रित हैं, और कुछ ही देर में जब ये स्पीच शुरू होगी उनकी, मुझे कुछ उसी प्रकार का जैसे यूएस में इवेंट हुआ करते थे मोदी जी के। बिल्कुल वो ह्यूस्टन में जो हुआ था इवेंट, उसी तरीके का इवेंट है ये। और ऑस्ट्रेलिया तो खैर एरिना स्टेडियम काफ़ी पॉपुलर है वहाँ पर, उसी चीज़ के लिए जाना जाता है। चलिए खैर, अब ज़रा वापस आते हैं मार्केट पर, और ज़रा मार्केट की बात करते हैं। 85 पॉइंट निफ्टी ऊपर, 44,059 इस समय बैंक निफ्टी का रेट। तो शानदार मूव इस समय विजिबल है क्लियरली। पंकज, एक व्यू आपसे चाहिए था और मुझे एक्सिस बैंक को लेकर। एक्सिस पर कोई कवरेज आपका इस समय यहाँ पर? जी बिल्कुल, आई थिंक एक्सिस बैंक करीब 1.4 1.5 टाइम बुक पे चल रहा है। ओवरऑल अभी जो हमने देखा है, प्राइवेट बैंक ने रिलेटिवली बेटर किया है, एंड एक्सिस में इन जनरल नंबर्स तो सच नथिंग मच टू कंप्लेन। आई थिंक इट इज जस्ट दैट कि प्राइवेट बैंक थोड़े चले हुए हैं, तो उसके कंपैरिजन में आई थिंक पीएसयू बैंक्स रिलेटिवली थोड़े ज्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं, जिसमें हमें एसबीआई प्लस बैंक ऑफ बड़ौदा पोस्ट रिजल्ट्स आई थिंक ज्यादा बेटर लगते हैं। बट इन जनरल पीएसयू प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में वैल्यूएशन अगर आप पीक से देखें तो अभी भी काफी नीचे है, एंड हाई टीन की ग्रोथ की बात करें तो इनफैक्ट एक्सिस बैंक का ग्रोथ करीब 18.5% का इज व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग। सो दैट पे आई थिंक नथिंग मच टू कंप्लेन इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। इट इज जस्ट दैट कि इन स्टॉक्स में प्राइस परफॉर्मेंस आया है, तो ओवरऑल हमें लगता है कि प्राइवेट बैंक्स थोड़े समय के लिए शायद साइडवेज ज्यादा करें, एंड पीएसयू बैंक्स थोड़ा कैचअप करें। ओके, एक्सिस बैंक 920 पे ट्रेड करता हुआ। मीनवाइल स्वाति होलकर हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। स्वाति, गुड आफ्टरनून कार्यक्रम में स्वागत है। स्वाति, आपका इस वक्त का कन्विक्शन ट्रेड क्या चीज कर रही हैं आप इस क्लोजिंग में? गुड आफ्टरनून। आज के लिए मैं 2 बाय कॉल देना चाहूंगी। फर्स्ट मेरा है कंटेनर कॉर्पोरेशन में। आज हम लोग ने अभी काफी अच्छा ब्रेकआउट दिया था, काफी दिनों से क्लस्टर रेजिस्टेंस ये फेस कर रहा था 650 के रेंज में, उसने डिसेंट वॉल्यूम के साथ काफी अच्छा ब्रेकआउट दिया है। आई बिलीव इसमें अपसाइड रैली हमें 680 तक देखने मिल सकती है, तो कंटेनर कॉर्पोरेशन करंट लेवल पे बाय कीजिएगा। 645 का स्टॉप लॉस प्लेस कीजिएगा, 680 टू 685 के टारगेट्स के लिए अपसाइड में। सेकेंड बाय कॉल मेरा अपोलो टायर्स पे है। ये पर्टिकुलर स्टॉक ने आज एक पेनेंट पैटर्न का ब्रेकआउट दिया है, प्राइस एंड वॉल्यूम्स काफी स्ट्रॉन्गली वेल प्लेस्ड है, 20 डीएमए के ऊपर भी काफी अच्छा चल रहा है ये काम रहा है। तो मुझे लगता है अपोलो टायर में भी काफी स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल 395 400 के लेवल्स टेस्ट करने की, तो करंट लेवल पे बाय कर सकते हैं। 370 का स्टॉप लॉस प्लेस कीजिएगा फॉर इमीडिएट टारगेट ऑफ 400 रुपीज। ओके, स्वाति होलकर जी की कॉल है कंटेनर कॉर्प पर। डे हाई पर ये भी ऑलमोस्ट ट्रेड करता हूँ 14.65 के इजाफे के साथ। अच्छा, मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस कार्यक्रम के अगर आप देखें विजुअल्स भी चला गया, अदरवाइज मैं जिस बात को छेड़ रहा था दैट वाज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, वो एसबीआई था। एसबीआई अब क्या कर रहा है? एसबीआई अपनी वो रिजल्ट्स वाले दिन की जो बार थी, कैंडल थी, उसके हाफ लॉसेस को कंपनसेट कर चुका है 583 माइनस। अगर आपने ऑप्शंस जून के रीड किए हों, सिंस ये कॉल प्रकाश सर की थी, मैं आपसे पूछूंगा, सेकंड थॉट्स दे रहा हूँ, आप इस वक्त एसबीआई को चेस करने में कंफर्टेबल हैं क्या? और अगर किसी ऑप्शन के थ्रू कंफर्टेबल हो तो उस पर जरूर प्रकाश डालिएगा। देखिए, एक चीज तो बहुत क्लियर है कि स्टॉक वीक नहीं है, लगातार 20 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट ले रहा है, और केवल अब इंतजार कर रहे हैं एक ब्रेकआउट का। 590 का लेवल ब्रेक हो जाएगा वीरेंद्र जी, तो उसके बाद तो आपको 610 तक के भाव देखने को मिलेंगे। तो जो अंडरटोन है वो अभी भी बुलिश बना हुआ है।
इसलिए ऑप्शन के थ्रू इस ट्रेड को बिल्कुल डेफिनेटली लेना चाहिए। और एसबीआई के अगर आप जून मंथ के ऑप्शन पे नजर डालेंगे तो जो 590 वाला कॉल ऑप्शन है वहां पर एक ट्रेड ले सकते हैं। मेरे ख्याल से वो 10 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है। 590 का कॉल ऑप्शन 10 रुपए पे ट्रेड हो रहा है। स्टॉप लॉस 7 रुपए का लगाना है, लेकिन ऊपर की तरफ 20 रुपए तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि अगर ब्रेकआउट देखने को मिला तो एसबीआई में आपको 30-40 रुपए का अप मूव जरूर देखने को मिल जाएगा। ओके, चलिए अब बात करते हैं कुछ नंबर्स की। चौथी तिमाही में कीस्टोन रियल्टर्स, जिसको आप अगर मुंबई में रहते हैं तो रुस्तम जी के नाम से जो बिल्डिंग्स आपको दिखाई देती हैं, बेसिकली वो कंपनी, उसके नतीजे अच्छे रहे हैं। कंपनी का मुनाफा और आय दोनों 20% से ज़्यादा उछले हैं। हालांकि सालाना आधार पर प्री सेल्स और वॉल्यूम पर थोड़ा दबाव दिखा है। नतीजे और आगे की ग्रोथ पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कीस्टोन रियल्टर्स के सीएमडी बोमन रुस्तम ईरानी जुड़े हैं। नमस्ते जी। बोमन जी नमस्ते। और आपसे पहली बार एक्चुअली मेरी चर्चा हो रही है, लिस्टिंग के टाइम पे हो नहीं पाई। मैं तो अब अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। अच्छे नंबर्स आपके, और जो सेल्स और जो प्रॉफिट है दोनों में काफ़ी अच्छा जंप। आगे का आउटलुक क्या है, क्योंकि मुंबई की रियल एस्टेट में तो खास तौर से मैंने नोटिस किया है पिछले 2 साल में बहुत ज़बरदस्त जंप आया है। आपको आगे की विजिबिलिटी है अच्छी? आप थैंक्स फॉर दैट क्वेश्चन जी, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, मुंबई एमएमआर में करीबन 3 लाख करोड़ की इंफ्रास्ट्रक्चर की स्पेंड जो गवर्नमेंट ने की है, इसके जरिए काफी ग्रोथ होने वाला है। जहां जहां इंफ्रास्ट्रक्चर जाती है वहां वहां रेजिडेंशियल डेवलपमेंट बढ़ता है। अबव दैट आप देखेंगे तो इंडिया की जो ट्रेजेक्ट्री है आज की तारीख में, वी आर द फेवरेट बॉयज इन द वर्ल्ड, और काफी इन्वेस्टमेंट्स यहाँ पे आ रहे हैं, वेदर दे गोइंग टू तमिलनाडु, कर्नाटका, महाराष्ट्र। पूरे कंट्री में जॉब क्रिएशन की एक नई धारणा हो रही है। और मेरा ये मानना है कि राइट प्राइस पे राइट घर के मिलने का जो हमने एक ये बनाया है मुंबई में, वो काफी अच्छा रहा है। इन द लास्ट क्वार्टर वी हैव कलेक्टेड क्लोज टू अराउंड 700 करोड़, जो काफी हाई था। और हमारे पूरे साल का कलेक्शन जो है वो 1860 करोड़ रहा है। हमारी ओसीएफ जो है वो करीबन 450 करोड़ से प्लस है। और हम इस साल में रीडेवलपमेंट में काफी जोर से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हमने 5 नई प्रॉपर्टीज टाई अप की है, जिसका ग्रॉस डोमेस्टिक वैल्यू, ग्रॉस डेवलपमेंट वैल्यू करीबन 3,500 करोड़ रुपया होगा। और इसके आगे हमारी जो रीडेवलपमेंट में करीबन 600 फैमिलीज को हम रिहाउस करेंगे। तो इस तरह से हमारी जो टीम है वो काफी गुड विकेट पे है। एंड मुंबई एमएमआर बीइंग अ वेरी नाइस एंड डीप एंड वाइड मार्केट, मेरा ये मानना है कि विल कंटिन्यू 25% ग्रोथ ईयर ऑन ईयर। बोमन जी, मैं एक सवाल पूछूंगा आपसे, और आप अगर मैं गलत हूं तो मुझे सही करिएगा। एक आपने जो डीबी के स्टॉक प्रोजेक्ट्स थे वो लिए थे मेरे ख्याल से कुछ, एक शायद प्रभा देवी में लिया था, एक शायद बीकेसी में लिया था। ऐसे आगे और भी कुछ प्लान्स हैं आपके जो थोड़े से स्टॉक प्रोजेक्ट्स हैं उनको लेकर कंप्लीट करने का, खासतौर से जो काफी पॉश एरियाज में है जिनमें अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है? देखिए, एनी प्रोजेक्ट दैट इज हेल्ड अप, उसमें लीड लैग टाइम काफी कम होता है। यू कैन एंटर इनटू द प्रोजेक्ट एंड इमीडिएटली स्टार्ट वर्क ऑन इट। इसे स्ट्रेस्ड एसेट्स कहते हैं, और स्ट्रेस्ड एसेट्स में आने के लिए देयर हैज गॉट टू बी ए कैपेबिलिटी एंड एबिलिटी जो हमारी टीम में है। हमने उनकी प्रभा देवी की प्रोजेक्ट ली है, जो एचडीएफसी और एक लैंड ओनर के साथ वी आर वर्किंग टुगेदर। वो प्रोजेक्ट काफी हद तक कंप्लीट हुई है, और स्ट्रेस्ड एसेट्स की तरफ हमारा ध्यान रहा है। उसके बाद हमने और कोई स्ट्रेस्ड एसेट नहीं ली है। बट आगे चल के अगर हमारे इच्छित एरियाज में या हमारे टाइप के जो डेवलपमेंट्स हैं, जिसको कहते हैं लार्जर डेवलपमेंट्स विद गुड कैश फ्लो अवेलेबिलिटी, अगर होंगे तो वी विल डेफिनेटली पार्टिसिपेट। और यहाँ पे मैं कहना चाहता हूँ, बैंड्रा ईस्ट का प्रोजेक्ट हमने नहीं लिया, लेकिन बैंड्रा ईस्ट इज अ वेरी गुड एरिया और हमारी काफी फुटप्रिंट वहां पे रही है। वी हैव जस्ट कंप्लीटेड सीजन्स प्रोजेक्ट वहां पे, और हमने करीबन और 2 प्रोजेक्ट्स वहां पे आज की तारीख में लिए हैं, और काफी और नए प्रोजेक्ट्स लेने वाले हैं। एक छोटी सी बात, ये साल कीस्टोन का प्लान है कि हर क्वार्टर में एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया जाए, और हमने फर्स्ट ही क्वार्टर में ऑलरेडी 2 प्रोजेक्ट्स की लॉन्च कर दी है। और ये दोनों प्रोजेक्ट्स की डेवलपमेंट वैल्यू करीबन 900 करोड़ रुपया है। एक हमारे थाना में है और एक हमारी बैंड्रा ईस्ट में है। तो ये मार्केट्स काफी अच्छे चल रहे हैं आज की तारीख में, और हम हमारा फुटप्रिंट इसमें बढ़ाते रहेंगे। रोमन जी, एक और चीज़ है, अगर मैं पिछले कुछ समय में देखूं, आपने कुछ माइक्रो मार्केट्स लाइक माहिम, चेंबूर, कल्याण, डोंबिवली में काफ़ी एक्सपेंड किया है।
यहाँ पे प्राइसिंग कैसी है और एग्जैक्टली बुकिंग्स कैसी चल रही हैं, और इन्हीं मार्केट्स में और कितना एक्सपेंड करेंगे आप अगले कुछ क्वार्टर्स में सर? तो रुस्तम जी की थियरी ऐसे रही है कि जो मार्केट्स में हम स्ट्रांग है वहां पे हम हमारा फुटप्रिंट बढ़ाते जाते हैं। प्लस मार्केट्स लाइक महिम, जो मैं मानता हूं काफी इग्नोर्ड मार्केट रहा काफी टाइम तक, उसमें अच्छी एक डेवलपमेंट अपने वी गॉट इट, और उसमें भी रीडेवलपमेंट था, तो इट वाज इजियर फॉर अस। और हमने वो मार्केट में इसलिए एंटर किया कि आज की तारीख में इंफ्रास्ट्रक्चर इज रियली अराइव्ड, जिसे कहते हैं महिम में। द मेट्रो हैज कम, द स्टेशन इज देयर, बीकेसी इज हार्डली अ स्टोन्स थ्रो। आप सीलिंग से साउथ मुंबई पहुंच सकते हो, या यू कैन गो टू द ईस्टर्न साइड ऑफ द सिटी आल्सो एज इजीली। तो इट्स वेरी वेल प्लेस्ड मार्केट, इट इज वेरी क्लोज टू बीकेसी, इट विल हैव अ ग्रोथ। चेंबूर में भी सिमिलर तरह की मैंने डेवलपमेंट्स देखी है, काफी इंफ्रास्ट्रक्चर का ग्रोथ रहा है वहां पे, और हम चेंबूर में नहीं थे, इसलिए हमने जाके चेंबूर में काफी बड़ा रीडेवलपमेंट किया है, जिससे मैं कहना चाहता हूँ कि ग्रीन व्यू यानी गोल्फ कोर्स को लग के प्रॉपर्टी ली है, और यहाँ पे हम जो टाइप का डेवलपमेंट करेंगे, दिस इज इन लाइन विद रुस्तम जीज अर्लियर गो टू मार्केट थियरी कि हम ब्लू व्यू और ग्रीन व्यू पे काफी फोकस करेंगे। ब्लू व्यू यानी सी व्यू पे हमने काफी प्रॉपर्टीज ली है जो अलोंग द सी कोस्ट है, और ग्रीन व्यूज जहां जहां हरियाली हो वहां पे हमारा ये मानना है कि अच्छे अच्छे घर बन सकते हैं। ओके अच्छा ओमेन जी, तो अगर मैं लास्ट स्पेशली 2 महीनों की बात करूँ, मैं थोड़ा सा एग्जैक्टली डिमांड और जो कस्टमर बिहेवियर रहा है 2 महीने में कैसा रहा, जब रेट्स पीक हो रहे थे, आई मीन नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च में, और उसके बाद सडनली हमारे पास एक पॉज आया अप्रैल में, तो डिमांड क्या बीच में थोड़ी सी पॉज हुई थी, थोड़ी सी कम हुई थी, और क्या अब वो डिमांड फिर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है? फुटफॉल्स अच्छे हैं आपके ऑफिसेज में फॉर फ्रेश बुकिंग्स? मैं अपने प्रोजेक्ट्स की बात कर सकता हूँ। हमने थाना में जो लॉन्च की, हमारे फर्स्ट डे पे वॉक-इन्स करीबन 100 रहे, और ये वॉक-इन्स का नेचुरल कन्वर्जन जो होता है वो 30 to 45 डेज में होता है। हमारा ये मानना है कि 520 जो हमने फ्लैट लॉन्च किए हैं थाना में, उसमें से we would easily cross the 35% mark for sales in under 3.5 months. But this is what the feedback हमें मिला हुआ है। हमारी जो completion पे projects आ गई है, like Seasons for instance, वहां पे भी एकदम strong demand आया हुआ है। आप जो slowdown की बात कर रहे हो, शायद that may be seen in the overall market, but again data जिस तरह से point करता है वो ये दिखाता है कि अच्छे प्रोजेक्ट्स जो अच्छे डेवलपर्स के जरिए बनाए जा रहे हैं उसमें डिमांड अच्छी रही है, और वहां पे लोगों को एक तरह से घर लेने में पीस ऑफ माइंड मिलता है, एंड दे आर हैप्पी टू। ओके चलिए ठीक है। और कोई मार्केट्स जहां आप देख रहे हैं, या फिर अभी आप ये जो एमएमआर मार्केट है इसी से सेटिस्फाइड है? यहाँ पर आपकी एक्सपर्टीज है, ऑब्वियसली डेकेड्स ऑफ एक्सपीरियंस है यहाँ पर, या किसी नई मार्केट में जाने का आपका इरादा है? अंशुल जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ डेटा पॉइंट्स टुवर्ड्स मुंबई एमएमआर मार्केट बीइंग 42% ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड रेजिडेंशियल रियल एस्टेट मार्केट ऑफ द कंट्री। तो ये काफी बड़ी मार्केट है, यहाँ पे हम काफी वेल नोन है, और हमें ये हम नहीं चाहते कि इस एरिया से हम इमीडिएटली निकल के एक वैक्यूम क्रिएट करें जो और लोग भर सके। ये सही बात है कि हम पूना की तरफ काफी टेम्प्ट होते रहते हैं और पूना की तरफ हम प्रॉपर्टीज देखते हैं, लेकिन आज की तारीख में मेरी इंटरनल आईसी का ये मानना है कि वी विल कंटिन्यू टू बी इन द मुंबई मार्केट, एमएमआर मार्केट, क्योंकि यहाँ पे काफी कुछ करने को है। एंड टुवर्ड्स दैट कल्याण डोंबिवली में हमने काफी बड़ा स्टेक लिया हुआ है एज अ जॉइंट डेवलपमेंट। वी आर वेरी फॉर्चुनेट, हमारी जो एंट्री कॉस्ट रहती है वो लेस देन 10% ऑफ जीडीपी रहती है, और हम काफी अच्छा काम कर पाते हैं। तो एज लॉन्ग एज दिस काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल और दिस काइंड ऑफ टाइप्स आर अवेलेबल इन मुंबई, वी विल कंटिन्यू टू बी अ स्ट्रॉन्ग डेवलपर इन दिस मार्केट। ओके सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, और सभी आई थिंक नंबर्स पे और डिमांड आउटलुक पे और आपके एग्जिस्टिंग और एक्सपेंडिंग प्रोजेक्ट से बातचीत की आपने। बहुत बहुत शुक्रिया सर, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस क्वार्टर। अब एक बार फिर से लौटते हैं बाजार पे, और आप इसकी एक काम करते हैं, एक बार जरा इस पर मुझे अगर पंकज का व्यू है इस पर तो वो ले लेते हैं। पंकज, कोई व्यू आपका कीस्टोन रियल्टर्स को लेकर? अनुज, ये काम ही तो हम कवर नहीं करते हैं, बट ओवरऑल जो हमारा एक्सपेक्टेशन है रियल एस्टेट को लेके वो ये है कि मुंबई मार्केट हमें थोड़ा सैचुरेटेड लगता है। आई थिंक जो बेटर मार्केट है वो आपका बैंगलोर या हैदराबाद है, एंड हमारे जो टॉपिक्स है इसमें एक ब्रिगेड एंटरप्राइजेज है, और इसके अलावा महिंद्रा लाइफ स्पेस है। ओवरऑल रियल एस्टेट एज अ सेक्टर लास्ट 1 ईयर में अंडर परफॉर्म किया है, बट अप्रैल ऑनवर्ड्स हमने देखा है कि इस सेक्टर में मूवमेंट आना चालू है, लार्जली बिकॉज जो इंटरेस्ट रेट बढ़े थे वो कहीं ना कहीं नॉर्मलाइज हो रहे हैं।
तो वो एक पॉजिटिव रब ऑफ हमें लगता है कि आगे जाके निकल के आएगा। बट जनरली हमारा प्रेफरेंस रियल एस्टेट में उन्हीं कंपनीज पे है जो थोड़े मल्टी मार्केट्स में है रादर देन एक सिंगल मार्केट में। की स्टोरी टेस्ट आपकी स्क्रीन पे 503 के स्तर पे आके ट्रेड करता हुआ। हालांकि अनुज को ज़्यादा आभास है कंपनी क्या मार्केट के हिसाब से। मैं मुंबई में हूँ, तो हम जैसे घर जाते हैं तो वो बीकेसी एरिया आता है, वहाँ पे रुस्तम जी का बहुत शानदार प्रोजेक्ट आ रहा है। और जब ऑफिस आ रहे होते हैं सुबह तो वो प्रभा देवी में मोतीलाल ओसवाल के बिल्कुल बगल में डीबी ने एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट लिया था। वो डीबी पूरा नहीं कर पाया प्रोजेक्ट, और तो उसको रुस्तम जी ने एक्वायर कर लिया। हाँ, सिद्धिविनायक के पास। तो उसको रुस्तम जी ने एक्वायर कर लिया और फिर वो उसको पूरा कर रहा है। और रुस्तम जी मतलब जैसे कहते हैं ना, जो सही बात बोली उन्होंने, इस देश में सबसे ज़्यादा पैसा अगर रियल एस्टेट में कहीं बनाया तो मुंबई मार्केट में बना है, एमएमआर में पिछले 10-15 साल में। तो वहीं पर वो फोकस्ड हैं, वहीं पर फोकस कर रहे हैं। और ये एक ब्रांड बहुत अच्छा है रुस्तम जी का, जो है ना, मुंबई में काफ़ी फेमस ब्रांड है। तो इसके लिए बाकी खैर प्रोजेक्ट नहीं है मेरे पास इनका कोई भी, अगर आप ये पूछना चाह रहे हो तो। नहीं। हाँ, तो ना मुझे लगता है कि मैं ले सकता हूँ जिस तरीके जो जहाँ पर है, ना प्रभा देवी में लेने की अफोर्डेबिलिटी है, ना बैंड्रा में लेने की अफोर्डेबिलिटी है। दिल्ली एनसीआर में भी पता नहीं क्या हुआ, मैं भी इतने साल से रह रहा हूँ 2004-05 से, जो प्राइस पिछले एक साल में बढ़े हैं ना, वो वैसे मैंने देखे। एक जमाने में 2 BHK 80 लाख का आता था, आज 1.25 करोड़ से बात। बिल्कुल, एक काम करते हैं, जरा प्रधानमंत्री बोल रहे हैं तो एक बार सुन लेते हैं जरा उनको। डिप्टी मेयर, काउंसिलर्स और ऑस्ट्रेलिया में रह रहे प्रवासी भारतीय जो आज इतनी विशाल संख्या में उपस्थित हुए हैं, आप सबको मेरा नमस्कार। First of all, I acknowledge the traditional custodians of the lands that we are meeting here on today. I pay my respect to their elders, past, present, and emerging. I also celebrate all First Nations people who may be with us today. Friends, मैं जब 2014 में आया था तो आपसे एक वादा किया था। वादा ये था कि आपको फिर भारत के किसी प्रधानमंत्री का 28 साल तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। तो लीजिए, यहां सिडनी में इस ऐना में मैं फिर हाजिर हूं, और मैं अकेला नहीं आया हूं। प्रधानमंत्री अल्बेनीजी भी मेरे साथ आए हैं। मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, अपने बहुत व्यस्त कार्यक्रम में से हम सभी के लिए आपने समय निकाला है। ये हम भारतीयों के प्रति आपके स्नेह को दर्शाता है। आपने जो अभी कहा वो दिखाता है कि ऑस्ट्रेलिया के मन में भारत के प्रति कितना प्रेम है। इसी वर्ष मुझे प्रधानमंत्री जी का भारत की धरती पर अहमदाबाद में स्वागत करने का अवसर मिला था। आज उन्होंने यहां
लिटिल इंडिया के फाउंडेशन स्टोर को अनवील करने में मेरा साथ दिया है, मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। थैंक यू माय फ्रेंड एंथनी। ये लिटिल इंडिया ऑस्ट्रेलिया के विकास में भारतीय समुदाय के योगदान का भी एक रिकॉग्निशन है। मैं न्यू साउथ वेल्स के प्रीमियर, पैरामाटा शहर के मेयर, डिप्टी मेयर और काउंसिलर्स को इस विशेष सम्मान के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। साथियों, मुझे खुशी है कि न्यू साउथ वेल्स में प्रवासी भारतीय समुदाय से कई लोग सार्वजनिक जीवन में सक्रिय भागीदारी कर रहे हैं, अपनी पहचान बना रहे हैं। वर्तमान न्यू साउथ वेल्स की सरकार में डिप्टी प्रीमियर, प्रूकार, ट्रेजरर डेनियल मुखी बड़ा कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। और कल ही भाई समीर पांडे पैरामाटा के लॉर्ड मेयर चुने गए हैं। मैं सबका अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आज जब पैरामाटा में यह सब हो रहा है, तभी ये जानकारी भी आई है कि पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के पर्थ शहर में ओके, चलिए फिर ये अंश हम आपको दिखाते रहेंगे बीच बीच में। शानदार स्वागत प्राइम मिनिस्टर मोदी का ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर में। लेकिन बैंक निफ्टी पर एक बार जरा नज़र वापस रखते हैं। एक बार जरा बैंक निफ्टी लेकर आइए। इंट्राडे हाई के काफ़ी करीब अब इस समय, इनफैक्ट 44,095 था इंट्राडे हाई, और फिर कोशिश कर रहा है बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई निकालने के लिए। एक बार निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स लेकर आइए जरा, एक बार उस पर भी बात कर लेते हैं। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स इस समय 19,450, सुबह बात हुई थी 19,400 और 500 के बीच में। आज शायद बैंक ये थोड़ा आपको स्टेबिलिटी दिखाएगा, क्योंकि दोनों स्ट्राइक पर सबसे ज़्यादा बिल्डअप था 19,450, 452 पर इस समय। चलिए एक काम करते हैं, अदानी ग्रुप के स्टॉक्स की बात कर लेते हैं, जहां सबसे ज़्यादा मोमेंटम हमने पिछले 3 दिनों में देखा है। और एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट के बाद कि ग्रुप शेयरों में जो तेज़ी आई है और जिस तरीके का मार्केट का मूव आया है, और 3 दिन में कितनी बढ़त रही है, उससे पहले कितनी गिरावट आई थी, ये सब अरिथमेटिक रखने के लिए सुमित के पास चलते हैं। सुमित, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। बढ़िया तेजी अदानी ग्रुप में, और ना केवल आज बल्कि पिछले 3 दिनों से ये पूरा ग्रुप रोबस्ट तेजी में है। महज 2 दिनों के अंदर ही करीब 1.5 लाख करोड़ से ज़्यादा की मार्केट कैप ग्रुप कंपनीज की बढ़ते हुए दिखाई पड़ी है। रफली 10.8 लाख करोड़ हो गई, जो कि रफली 9-9.25 लाख करोड़ रुपए थी आज से 2 या 3 दिन पहले। तो ज़ोरदार तेज़ी, और सुप्रीम कोर्ट की एक्सपर्ट कमेटी की जो रिपोर्ट आई उसके बाद से इस पूरे स्पेस के अंदर अच्छी तेज़ी बनते हुए दिखाई पड़ी। 35% ये ग्रुप की कंपनियां पिछले 3 सत्रों में चलते हुए दिखाई पड़ी हैं, और ऑन एन एवरेज, और 20% के आसपास की जो बाकी ग्रुप शेयर्स हैं, यानी कि अदानी की अगर 4 फ्रंट कंपनीज को हटा दें, 5 कंपनियों को उनको हटा दें, उसके बाद जो बची हुई कंपनियां हैं उनमें भी 20% के आसपास की तेज़ी देखने को मिली है। कुछ नंबर्स आपके स्क्रीन पर आएंगे, खासतौर से अदानी ग्रुप में कैसे कैसे ये घटनाक्रम बने। इस ग्रुप की जो रिकॉर्ड मार्केट कैप है वो करीब 24.5 लाख करोड़ रुपए के आसपास है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट जब आई थी 24 तारीख के आसपास, तब इसकी मार्केट कैप थी 19 लाख करोड़। वहां से इसमें एक भारी भरकम बिकवाली आई, और एक ऐसा समय भी आया फरवरी में जहां इसकी मार्केट कैप ने हिट किया रफली 6 लाख करोड़ का एक नंबर, और वहां से वापस पुल बैक, और अब 10.9-11 लाख करोड़ रुपए के आसपास की मार्केट कैप हम ऑलरेडी देख रहे हैं। तो बढ़िया तेजी निचले स्तरों से ये ग्रुप की मार्केट कैप ऑलरेडी दिखा चुका है, जो कि 24 लाख करोड़ एक समय पर होता था। पिछले 3 दिनों में अगर ग्रुप के रिटर्न्स आपकी स्क्रीन पे देखा जाए तो 43% के आसपास तो महज अकेला अदानी इंटरप्राइजेस चला है,
अदानी विल्मर 30% के आसपास अगेन वहां आ चुका। अदानी ग्रीन, ट्रांसमिशन, टोटल करीब करीब 14 से लेकर 16% तक के गेंस यहां से आते हुए दिखाई पड़े। लोअर लेवल से भी ये ग्रुप में एक जबरदस्त रिकवरी आई है, यानी फरवरी लोज से लेकर अदानी इंटरप्राइजेस 150% तक का एक मेगा जंप दिखा चुका है। वहीं अदानी ग्रीन करीब करीब 125% के आसपास का जंप वहां पर भी देखने को मिल चुका है। इस तरह से अदानी ट्रांसमिशन, टोटल, विल्मर इन सब में भी करीब करीब 50 से लेकर 100% तक का गेन आता हुआ दिखाई पड़ चुका। तो एक जोरदार रिकवरी निचले स्तरों से भी देखने को मिली और नियर टर्म में जो इवेंट्स इंप्रूव हुए उससे भी एक अच्छी 30 से 35% तक का जंप पिछले 2 से 3 दिनों में हम देख चुके हैं। अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में एक सब्सटेंशियल मूव और जैसे कि सुमित ने कहा आंकड़ों का जो खेल कि अप्रोक्सीमेटली 19 लाख करोड़ के आसपास 19 ट्रिलियन पे रिपोर्ट आई थी हैं सुमित, 6 ट्रिलियन तक पहुंची और उसके बाद आज फिर एक बार 11 ट्रिलियन। पंकज, आपकी अप्रोच क्या रहेगी अदानी ग्रुप के स्टॉक्स को? और फरवरी में आप लोगों ने एग्जिस्टिंग जो आपके जो व्यूज थे वो क्या शेयर किए थे और अब एग्जैक्टली इस प्राइसेस पे आप लोग अपने क्लाइंट्स को क्या कह रहे हैं, कैसे अप्रोच करना चाहिए इन स्टॉक्स को? और आप लोगों का जो कन्विक्शन है इस ग्रुप के किसी स्टॉक में अगर है वाकई बहुत स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन, तो वो किस स्टॉक में है? सो वीरेंद्र जी, अदानी ग्रुप के हम 3 स्टॉक्स कवर करते हैं। एक अदानी पोर्ट है, दूसरा है एसीसी और अंबुजा है। अगर आप एसीसी का बात करें तो करेक्शन होते होते वो करीब रिप्लेसमेंट कॉस्ट के नीचे चला गया था, $85 पर टन पे आ गया था। एंड इससे हमारा इस पे बाय रेटिंग है जहाँ पे हमारा टारगेट प्राइस 2130 है। आई थिंक ओवरऑल सीमेंट पैक अच्छा कर रहा है और एसीसी का वैल्यूएशन क्योंकि काफी अट्रैक्टिव, अगर आप कंपैरिजन के हिसाब से देखिए ईवी बाय एबिटा में, तो शी सीमेंट जो कि सबसे बेस्ट सीमेंट कंपनी मानी जाती है वेरियस रिटर्न पैरामीटर्स पे, वो करीब 22 टाइम ईवी बाय एबिटा पे ट्रेड करती है और एसीसी 1 टाइम 10 के नीचे चला गया था। सिमिलरली अंबुजा अगर आप देखें तो अंबुजा भी हमें काफी अच्छी लगती है बिकॉज इधर भी वैल्यूएशन का अगर आप देखें 14-15 टाइम्स ईवी बाय एबिटा पे भी तो काफी डिस्काउंट पे थी कंपेयर टू अदर मार्केट लीडर्स लाइक अल्ट्राटेक और शी सीमेंट। सो एंड ओवरऑल इन जनरल सीमेंट हमें रिलेटिवली बेटर लग रहा है। इनफैक्ट नंबर्स के हिसाब से भी काफी अच्छा आया था। तो आई थिंक विद इन अदानी ग्रुप आई थिंक दीज आर बोथ दीज कंपनीज में अभी भी काफी रूम है फॉर मल्टीपल्स टू सॉर्ट ऑफ गेट इम्प्रूव। एंड जो नंबर्स हैं वो आगे जाके हमें लगता है और इम्प्रूव होंगे, नॉट ओनली एसीसी अंबुजा बट बाकी और सीमेंट कंपनीज के भी, क्योंकि आपके जो कोल के प्राइसेस हैं करीब आधे हो चुके हैं। तो Q2 ऑनवर्ड जो इसका बेनिफिट है वो निकल के आना चाहिए। एंड आई थिंक जो तीसरा कंपनी है अदानी पोर्ट पे हमारा टारगेट प्राइस 800 है। तो आई थिंक अदानी पोर्ट अगर आप फंडामेंटल के हिसाब से आए तो ये FCF 5% करीब पे अवेलेबल था। ओवरऑल आई थिंक FY24 में कंपनी ने थोड़ा गाइडेंस कम कर दिया था कैपेक्स को बिकॉज वो कैश कंजर्व करना चाह रहे थे। हालांकि डेट टू इक्विटी इसका काफी कंफर्टेबल है, कोई ग्रुप से कोई बहुत ज्यादा क्रॉस ट्रांजैक्शन रिलेटेड नहीं है। एंड जो कंपनी का गाइडेंस है 500 मिलियन टन का वॉल्यूम का पोर्ट साइड में वो इंटैक्ट है। तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि ये कंपनी भी रिलेटिवली विद इन दी अदानी ग्रुप काफी बेटर लगती है। बाकी और जो कंपनीज है जैसे कि अदानी टोटल गैस एक समय में हम कवर करते थे बट वो वैल्यूएशन उसका काफी करीब 100 के पी मल्टीपल पे था। तो आप कैसे भी नंबर देखें तो वो जस्टिफाई करना या वो प्रोस्पेक्ट लगा के नंबर करके जस्टिफाई करना मुश्किल था। तो अदानी टोटल गैस पे हमारा कोई व्यू नहीं है बट आई थिंक एसीसी अंबुजा एंड अदानी पोर्ट्स आई थिंक ये तीनों कंपनी हमें अदानी ग्रुप में सबसे अच्छी लगी। ओके अच्छा, अब एक काम करते हैं, एक बार वीरू मैं 2 इंडेक्सेस दिखाता हूँ। एक बार जरा निफ्टी आईटी लेकर आइए इंट्राडे। और आज जो सुबह हमने एक बात की थी कि आज आईटी को चेस मत करिएगा, इवन दो अगर सुबह मोमेंटम दिखे भी तो। अब हम आ गए हैं डे लो पर और देखिए आज का हाई और जो हमारी बात भी हुई थी कि ये जो जोन है ये फंसने का है क्योंकि जो पिछला इंटरमीडिएट हाई था इन्फोसिस के नंबर्स के जस्ट पहले वो वहीं पर था। और सुबह निफ्टी आईटी में हालांकि मोमेंटम था, वो इसलिए मोमेंटम था क्योंकि कल बहुत तेज मोमेंटम था, उसको कैरी फॉरवर्ड किया। लेकिन अब डे लो पर है हम निफ्टी आईटी में, ठीक है। और अब लेकर आइए निफ्टी बैंक साथ में, और निफ्टी बैंक देखिए अब आप कहाँ पर है। और ये आज अगर फाइनेंशियल निफ्टी की एक्सपायरी नहीं होती ना तो हम निकाल चुके थे आज ऑल टाइम हाई। और अब निफ्टी बैंक में मेरा व्यू है कि 5-6 दिन का कंसोलिडेशन हो चुका है अब। फिर अनलेस आज कोई मेजर कोलैप्स हो जाए यूएस मार्केट में, मुझे लग रहा है कि कल आप बैंक निफ्टी में नया ऑल टाइम हाई बनाएंगे। और ना सिर्फ नया ऑल टाइम हाई बनाएंगे, कल और परसों के बीच में मुझे लग रहा है कि बैंक निफ्टी आपको
अब तैयारी कर रहा है एक 500-600 पॉइंट की रैली देने के लिए। 44,500 से 44,600 का जो एक मूव है वो पॉसिबल है, और एक्सपायरी वाले दिन अगर वो आ जाए, और वो जो मेरा एक व्यू था कि बैंक निफ्टी में ऑल टाइम हाई मई में आएगा और इवन 45,000 तक का अटैम्प्ट होगा, अब तक हम उसके काफ़ी करीब आए थे। ऑल टाइम हाई से तो 0.1 पॉइंट रह गए थे, लेकिन एक अगले 3-4 दिन में मुझे लग रहा है कि एक अच्छा मोमेंटम आ सकता है बैंक निफ्टी में। आप चाहें तो एक कॉल के थ्रू इस बैंक निफ्टी को अप्रोच कर सकते हैं अगले इसी हफ्ते की, इस महीने की जो एक्सपायरी की कॉल है वो लेकर, या अगले हफ्ते की कॉल लेकर 25 की। हाँ, मेरे ख्याल से कर सकते हैं इसको, क्योंकि मौका है ये, मुझे लग रहा है कि यहाँ पर मौका है। सब हर कोई ये एज्यूम करके चल रहा है कि ये नहीं होगा ऑल टाइम हाई क्रॉस, ये होगा और बहुत शानदार तरीके से होगा, क्योंकि हो चुका है कंसोलिडेशन। लीडरशिप पॉकेट जो है वो इसी तरीके से कंसोलिडेट करती है और बाकी के स्टॉक्स फिर पार्टिसिपेट करते हैं। आज जरा मिड कैप आईटी का हाल देखिए, आप जरा एक बार एक एक करके स्टॉक्स लेकर आइए। परसिस्टेंट सिस्टम्स, LTTS और LTI माइंडट्री, क्यों इन स्टॉक्स को सेकेंड डे चेज नहीं करना चाहिए? देखिए परसिस्टेंट अब इस समय डे लो पर, LTTS डे लो पर, और एक बार जरा LTI माइंडट्री लेकर आइए डे लो पर। ये मुझे फिर एक एग्जांपल, ये फिर वो दे रहा है मुझे एक एग्जांपल कि ये जो एक कॉन्ट्रा रैली हुई ना आईटी में वर्सेस बैंक्स, अब काफ़ी हद तक मैच्योर हो गई। 200 मूविंग एवरेज पर भी आ गए हम, प्रीवियस हाई पर भी आ गए। बैंक निफ्टी ने कंसोलिडेट कर लिया, अब बैंक निफ्टी तैयार है अगले 2 दिन में बड़ी रैली दिखाने के लिए। हाँ, एक आज का लास्ट का आधा घंटा आपको नेगोशिएट करना पड़ेगा, लेकिन मुझे लग रहा है कल शायद ऑल टाइम हाई कल या परसों आना चाहिए। ओके, चलिए अब मंगलवार का फैक्टर था और इट्स 18,381, थोड़ा सा इंडेक्सेस बैकफुट पे आ रहे हैं और सारा का सारा खेल वही है साइकोलॉजी का। आई थिंक वो जो ऑल टाइम हाई है कितने नज़दीक है हम उसके, एक बार फिर से आज मात्र 60 अंकों के दायरे से फिर बैकफुट पे आ गए। इट्स 18,382 ऑन द निफ्टी। थोड़ा सा निफ्टी पे अगर बैंक पे जो पिछले कुछ डाउन टिक्स आए हैं उसको स्पॉन्सर किया है निफ्टी बैंक ने। आपकी स्क्रीन पे 1639 क्या कर रहा है? यस, बैकफुट पे आके ट्रेड करता हुआ और फिर अपने 50 एक्सपोनेंशियल एवरेज के नीचे आके ट्रेड कर रहा है। कुछ स्टॉक्स को और देख लेते हैं जिनमें अच्छा खासा मूव है। लुक एट एक्साइड 208। इस बैटरी स्टॉक ने जितने स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन के साथ बीते अप्रैल और मई को स्पेंड किया है या फिर गुजारा है वो काबिल तारीफ रहा। एक टेक्निकल अप्रोच लेते हैं, फिर पंकज जी से बात करेंगे इस पर। आपकी राय क्या होगी इस स्टॉक पे इस वक्त? 208.55 पे प्रकाश सर ऑलमोस्ट 210 को स्ट्राइक करता हुआ, और ये स्विंग हाई था अप्रैल फर्स्ट वीक का 200 करीब 10। आपका टेक सर एक्साइड पे? एक्साइड मुझे अच्छा लगता है, सुबह से ही अच्छा लग रहा था। मुझे लगता है कि जैसे जो पैटर्न बना है उसके हिसाब से सेकेंड लेग ऑफ द मूव शुरू हुआ। ट्रेड करे 208.70 में, 210 लगता है पार कर लेगा, थोड़ा स्ट्रेच है लेकिन यस लेना चाहिए। 205 का कोई स्टॉप अगर चले, 208 पे चल रहा है तो मेरे ख्याल से 211, 215 ये एक जोन है, वहां तक जा सकता है। एक कंटिन्यूएशन मूव है वरना हायर टाइम पे एक्साइड। ओके, एक्साइड। अच्छा, इस पर पंकज जी से व्यू लूँ उससे पहले एक मेहमान को इस कार्यक्रम में जोड़ लेते हैं। श्रीकांत चौहान कोटक सिक्योरिटी से जुड़ चुके हैं हमारे साथ। श्रीकांत, गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है। श्रीकांत, आप क्या चेस कर रहे हैं? H2 मतलब अब तो खैर 2:45 हो गए, अभी आपका कन्विक्शन ट्रेड क्या रहेगा? गुड आफ्टरनून वीरेंद्र। देखिए, हमें लगता है कि इस पर्टिकुलर मार्केट में थोड़ी रोटेशनल एक्टिविटी चलती रहेगी और वापस कुछ बैंक स्टॉक्स में एक्टिविटी बन रही है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ऊपर है, बैंक ऑफ बड़ौदा में अच्छा फॉर्मेशन बना है। हमें लगता है कि बैंक ऑफ बड़ौदा को ही करंट लेवल से लॉन्ग करके चले। यहाँ पे स्टॉप लॉस बनेगा एट 180 और टारगेट्स नजर आते हैं 190, 193 के। एक अच्छा खासा एक रेक्टेंगल फॉर्मेशन बन रहा है और लोअर बाउंड्री ऑलमोस्ट इसने रिटेस्ट कर लिया है, तो उसके बाद की रैली वापस एक बार 190, 193 के लेवल्स को ये दिखा सकता है। तो करंट लेवल से बॉब को लॉन्ग करके चले। ओके, करंट लेवल से बॉब को लॉन्ग करके चलें, ये इस समय की कॉल श्रीकांत की। और इस समय थोड़ा सा कूल ऑफ मार्केट में, और उसका क्लियर कट एग्जांपल, जो क्लियर कट रीज़न है वो निफ्टी आईटी जिस तरीके से कूल ऑफ हुआ, इसीलिए 18,400 से निफ्टी इस समय थोड़ा सा फिसल कर अब थोड़ा नीचे आता हुआ। हालांकि अदानी एंटरप्राइजेस में एक और राउंड ऑफ बाइंग स्टार्ट हुई है और अब 2682 पर। इसका ध्यान रखिएगा 200 डे मूविंग एवरेज प्लेस है 2892 पर। इतनी बड़ी रैली के बाद भी अभी 200 डे मूविंग एवरेज से थोड़ा दूर। हालांकि अदानी पोर्ट्स ने आज 200 डे मूविंग एवरेज इंटरडे में जरूर हिट किया था। उसके अलावा आज बाइंग कहाँ पर है? आज बाइंग है थोड़े बहुत ऑटो स्टॉक्स में, थोड़े बहुत केमिकल स्टॉक्स में, वहाँ पर क्लियरली आपको बाइंग विजिबल है। डेल्टा कॉप, आज सुबह कविता जी की क्या शानदार ट्रेड रही डेल्टा कॉप वीरू। बैन से बाहर आया ये स्टॉक और अब देखिए 6% का मूव यहाँ पर, और सुबह एकदम फ्लैट खुला था। सुबह इसने कुछ नहीं किया, सुबह फ्लैट खुला,
स्क्रीन पर आपको 6% चला, मेरे ख्याल से सारे टारगेट हिट हुए होंगे कविता जी के। एक शानदार ट्रेड रही वो इस समय। और एक और स्टॉक जहाँ पर इस समय एक मूव अब आ रहा है वो है टाटा कम्युनिकेशंस। यहाँ पर भी एक मूव इस समय। गाबा सर, एक बार टाटा कम्युनिकेशंस पर एक व्यू हो जाए, अगर आपने देखा है चार्ट तो। मैं अभी देख लेता हूँ टाटा कम्युनिकेशन का। टाटा कम्युनिकेशन, यस, चार्ट बढ़िया है, लगता है यहाँ पर बेस बन रहा है, सेटअप के हिसाब से खरीद सकते हैं। यहाँ अगर मूव शुरू होगा तो यहीं से शुरू हो। ट्रेड करा है 1236 के आसपास टाटा कम्युनिकेशन, स्टॉप लगाना पड़ेगा 1220 का। अपमूव मिलना चाहिए। फर्स्ट टेक्निकल टारगेट रहेगा 1250, और एक बार 1250 चला गया तो यहाँ पर मूव कंफर्म हो जाएगा, फिर वो ले जाएगा करीब 1275 जोन्स पर। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल है यहाँ पर, और एग्रेसिव ट्रेड है और लेना भी चाहिए। लगता है अपमूव मिलना चाहिए सेटअप के हिसाब से टाटा कम्युनिकेशन। ओके, अब ये टाटा कम्युनिकेशन पर राय हो गई ना। एक बार जरा डॉक्टर साहब एक एक करके स्क्रीन पे अगर बाइसेक्ट करके दो स्टॉक्स रख पाएं, B2 मतलब बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व। आज अगर मैं इस चार्ट्स को देखूं इन दोनों को, तो ज़्यादा बेटर प्लेसमेंट, एवरेज से अच्छा एक कोरिलेशन जो एस्टेब्लिश कर रहा है वो है बजाज फिनसर्व। आज सुबह खुलते साथ बजाज फाइनेंस कॉल थी, लेकिन चला फिनसर्व। मेरे ख्याल से बीते 10 दिन में इट्स सेकंड अटेम्प्ट टू बाइसेक्ट इट्स 200 एक्सपोनेंशियल एवरेज। मानस, आपकी राय क्या होगी? आज की कैंडल स्ट्रॉन्ग है, इसकी अप्रोच टुवर्ड्स 200 एक्सपोनेंशियल एवरेज वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। आपका व्यू मानस इस वक्त बजाज फिनसर्व पर? देखिए, कंसोलिडेशन है और अभी कंसोलिडेशन से बाहर आने के लिए 1440 के ऊपर की क्लोजिंग जरूरी है। तो अगर 1440 के ऊपर की आज क्लोजिंग देखने को मिले तभी यहाँ पर खरीदारी करनी चाहिए, अदरवाइज वेट करना बेहतर है। क्योंकि अगर आप देखें तो हाई लेवल पे स्टॉक सस्टेन नहीं कर पा रहा है और फिर उसी रेंज में आने की कोशिश कर रहा है। तो आई थिंक वेट करना बेहतर है, 1440 के ऊपर ही यहाँ पर खरीदारी करनी चाहिए। ओके, चलिए फिर अब एक काम करते हैं, चार का चौका की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले सस्ता ऑप्शन लेते हैं मानस जायसवाल से। मानस, बताइए आपकी ट्रेड। अनुज जी, अपोलो टायर्स में खरीदारी करने की राय रहेगी। अपोलो टायर्स का जून का 380 वाला कॉल ऑप्शन, 380 का कॉल ऑप्शन 12 रुपए 80 पैसे का ट्रेड हो रहा है। वहां पर 8 रुपए 90 पैसे के स्टॉप लॉस से 8 रुपीज 90 पैसे के स्टॉप लॉस खरीदारी करनी है। 20 रुपए तक के टारगेट्स इस ऑप्शन में देखने को मिल सकते हैं। ओके, अपोलो टायर्स की कॉल लेनी है आपको 380 की जून की, ध्यान रखिएगा। अब आप ऑप्शन जून में ही लिए, क्योंकि कल से आपको जितने भी मई वाले ऑप्शंस हैं वो एक्सचेंजेस, वो जो ब्रोकर्स हैं वो आपके स्क्वायर ऑफ करना शुरू कर देंगे अनलेस आपके पास फिजिकल डिलीवरी का मार्जिन है। चलिए अब लेते हैं हम FNO सुपरस्टार श्रीकांत से। श्रीकांत। बिल्कुल, तो देखिए मुझे लगता है कि यहाँ पे इंडसइंड बैंक ये एक स्टॉक है जिसे हम लॉन्ग करके चल सकते हैं, और 1260 के करीब आ चुका है। और अगर पिछले मल्टी मंथ्स के अगर हाईएस्ट लेवल्स को देखें तो 1260 ये तकरीबन 2021 से एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बना हुआ है। इस बार के फॉर्मेशन में अगर आप देखें तो ओपन इंटरेस्ट बढ़ गया है और प्राइस ब्रेकआउट के काफी नजदीक है। तो 1260 के बाद ये स्टॉक 1300-1320 के लेवल्स दिखा सकता है। तो करंट लेवल से इंडसइंड बैंक को लॉन्ग करके चले और स्टॉप लॉस यहाँ पे रखे अराउंड 1230 रुपीज का। जो एग्जैक्ट प्रिसाइज ब्रेकआउट लेवल्स है वो 1275 के करीब के है। तो 1275 के ऊपर ब्रेकआउट बनेगा, लेकिन करंट लेवल से इसे लॉन्ग करें 1230 का स्टॉप लॉस। ओके, इंडसइंड बैंक स्ट्रॉन्गेस्ट स्ट्रक्चर, और सुबह बात भी हो रही थी इस पर, एक बहुत अच्छा फ्रेश ब्रेकआउट का केस बनता है यहाँ पे। श्रीकांत जी की कॉल इंडसइंड बैंक। चार का चमत्कार स्वाति जी के सौजन्य से आएगा। स्वाति जी क्या पिक कर रही हैं आप? ये स्टार्ट के चमत्कार में मैं बाय कॉल देना चाहूंगी टीवीएस मोटर पे। ऑटो पार्क में काफी अच्छी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम रैली मुझे नजर आ रही है अनुज जी। मैं देख रही हूँ कि ये काफी दिनों से कंसोलिडेशन फेज में 1230-1250 के रेंज में ही स्ट्रक हो रहा है काफी दिनों से, एंड आई बिलीव कि इसमें ब्रेकआउट आ सकता है। मैं प्रीएम्प्ट कर रही हूँ कि इसमें ब्रेकआउट आएगा 1255 के लेवल्स का आसपास का। वहां से हमें काफी अच्छी मोमेंटम रैली नजर आएगी 1290-1300 के रेंज में। तो करंट लेवल पे टीवीएस मोटर बाई कीजिएगा, 1230 का स्टॉप लॉस प्लेस कीजिएगा फॉर इमीडिएट टारगेट ऑफ 1290। ओके, टीवीएस मोटर्स इसी कार्यक्रम में 2 बार इस स्टॉक का उल्लेख हो चुका है। आज पंकज जी से हम बात करेंगे मिड कैप फंडा के बारे में। जो मिड कैप में पंकज आपको बहुत स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन स्टॉक दे रहा है, वो क्या है इस वक्त जिसको आप चेज करना चाहें? वीरेंद्र जी, एक जो स्टॉक मैं रिकमेंड करना चाहूंगा वो होगा सियाराम सिल्क मिल्स। यहाँ पे हमारा टारगेट प्राइस 710 रुपए का है। अच्छी चीज ये है कि ये
कंपनी 8 के पी मल्टीपल पे FY25 पे अवेलेबल है। पिछले अगर 10 साल में देखें तो कंपनी का टॉप लाइन ग्रोथ सिंगल डिजिट में रहा होगा, बट बॉटम लाइन ग्रोथ डबल डिजिट में रहा है। तो जो भी ग्रोथ हुई है, कंपनी ने एक्चुअली डेट रिटायर किया। तो फ्रॉम अगर आप 10 साल में देखें तो डेट इक्विटी इनका 1:1 हुआ करता था, अभी 0.2 हो चुका है। आई थिंक कंपनी कुछ चीजें स्ट्रक्चरली कर रही है। तो जैसे कंपनी ओन कंपनी ऑपरेटेड जो भी स्टोर्स थे वो बंद किए जा रहे हैं, प्लस जो एक्सक्लूसिव बिजनेस आउटलेट्स थे वो भी कम किए गए। एंड ओवरऑल इसके जो ब्रांड प्रेजेंस है वो ठीक ठाक है। अगर Tier 2 और Tier 3 टाउन्स पे ये ऑपरेट करता है, एंड हमें लगता है कि आगे जाके इसका टॉप लाइन ग्रोथ करीब 13% का और बॉटम लाइन ग्रोथ 15% का है। और क्योंकि वैल्यूएशन काफी अट्रैक्टिव है, ROCs करीब 22-23% के हो जाएंगे, तो हमें लगता है कि ये कंपनी फंडामेंटली काफी अट्रैक्टिव है एंड आगे जाके ये कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस देना चाहिए। ओके, सियाराम सिल्क मिल्स की बात हुई यहाँ पर। चलिए अभी काम करते हैं, फिर चारों के चारों ट्रेड्स आपके लिए एक बार रिकैप कर देते हैं। सबसे पहले मानस ने लिया सस्ता ऑप्शन में अपोलो टायर्स का जून का 380 का कॉल ऑप्शन, 20 रुपये की टारगेट और 9 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ 13 रुपये यहाँ पर करंट रेट। बात हुई श्रीकांत चौहान से, उसके बाद FNO सुपरस्टार के लिए इंडसइंड बैंक, यहाँ पर 1320 की टारगेट और 1230 का स्टॉप लॉस। स्वाति होतकर से फिर हमने लिया चार्ट का चमत्कार, TVS मोटर फ्यूचर्स 1290 की टारगेट, 1230 का स्टॉप लॉस। और अभी पंकज पांडे से बात हुई, उन्होंने सियाराम सिल्क मिल आज 4% नीचे, तो शायद आपके लिए एक मौका इस समय इस ट्रेड को बाय करने का। पंकज, एक और स्टॉक मुझे आपसे पूछना है, अगर आपने कवर किया है इसको, क्रॉम्पटन कंज्यूमर, खराब नंबर के बाद स्टॉक गिरा नहीं, ऑलरेडी शायद काफी गिर चुका था ये स्टॉक, कोई व्यू यहाँ पर आपका? जी बिल्कुल, सो नंबर्स काफी खराब थे एंड आई थिंक जनरली अगर आप देखें ये कंपनी थोड़ा एक्सपेंशन स्प्री में था, तो उन्होंने जो भी एक्सपेंशन किया है उसको हिसाब से जो ग्रोथ सोच रहे थे डिलीवर करना चाह रहे थे वो हुआ नहीं। एंड क्योंकि आपके CEOs वगैरह चेंज हुए हैं, तो थोड़ा हमारा कंफर्ट अभी इस कंपनी में कम हो गया। पहले हमें ये कंपनी अट्रैक्टिव लगती थी, बट प्राइस डिक्लाइन काफी हुआ है, प्लस अभी आउटलुक को लेके काफी क्लियर नहीं है। बिकॉज अगर इनका कंज्यूमर ड्यूरेबल बिजनेस देखें तो 60% फैन से आता है। 60% फैन वाला सेगमेंट हालांकि अभी ठीक लगता है, बट बाकी जैसे लाइटिंग वगैरह में है तो लाइटिंग वगैरह में कोई ग्रोथ नहीं, हालांकि इंडस्ट्री का भी ग्रोथ रेट नहीं है। बट इवेंचुअली ये इसका जो कंज्यूमर ड्यूरेबल बिजनेस है वो एक सिंगल प्रोडक्ट कंपनी की तरफ ज्यादा लग रहा है और वो कंफर्टिंग नहीं देता है फ्रॉम अ पोर्टफोलियो पर्सपेक्टिव। आई वुड एनी डे प्रेफर हैवेल्स, जो कि थोड़ा डाइवर्सिफाइड प्ले है, केबल्स है प्लस वाइट गुड्स है प्लस बाकी और चीजें हैं। तो क्रॉम्पटन कंज्यूमर आई थिंक थोड़ा टाइम लगेगा जब तक ग्रोथ ट्रेजेक्टरी थोड़ी फर्म अप नहीं होती, प्लस जो बाकी और सेगमेंट्स हैं उनके थोड़े बेटर नहीं करते हैं। बटरफ्लाई के भी जो नंबर्स हैं उस हिसाब से पैन आउट हो नहीं रहे हैं, जिस हिसाब से मार्जिन एक्सपेंशन की बात हुई थी। तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि वैल्यूएशन भी कोई बहुत सस्ता नहीं है। इनफैक्ट सबसे अगर सस्ते वैल्यूएशन हो जाएंगे तो बजाज इलेक्ट्रिकल्स होगा, जो कि 2 टाइम सेल्स में होगा, ये करीब 4 या 5 टाइम सेल्स में है। तो थोड़ा उसके कंपेरिजन में थोड़ा एक्सपेंसिव ही चलता है। तो नियर टर्म में तो हमें इसमें कुछ खास प्राइस परफॉर्मेंस नहीं दिखता है। ओके, चलिए पंकज जी, शुक्रिया आज आपका जुड़ने के लिए हमारे साथ और ये सारे स्टॉक्स पर बात करने के लिए। मार्केट देखिए आज एट डेज लो अब 18,350 पर निफ्टी, और यही प्रॉब्लम है, आज चेस करने का दिन था नहीं, आज मार्केट ने आपको ट्रेड दी नहीं निफ्टी पर। एक्चुअली प्रॉब्लम ये हो गई, खुलाई ऊपर और उसके बाद पूरा एक फ्लैट लाइन और अब बल्कि थोड़ा ऊपर से नीचे आया है। बैंक निफ्टी अभी भी 44,000 प्रोटेक्ट कर रहा है, लेकिन हायर लेवल पर फिर वही दिक्कत का जोन और वहाँ पर बार बार अटक रहा है। हालांकि मेरा ऐसा मानना है कि बस ये अब बिता चुका है इसको जितना टाइम बिताना था, ऑल टाइम हाई से करीब। अब कल या परसों में एक शानदार मूव की तैयारी हो रही है यहाँ पर। लेकिन एक काम करते हैं, एक छोटा सा ब्रेक लेकर आते हैं और उसके बाद दिलीप भट्ट से बात करेंगे। My journey of insurance and investments began at the same time when I invested in LIC SEEP. In this fast-moving world, SEEP can balance your funds with security and growth. SEEP will take care of the ups and downs of the market and will give you fruitful results so that you enjoy the ride. And when SEEP is with you, you can soar high. LIC's unit-linked insurance plan SEEP offers savings and protection so that you can soar high in your life. LIC, हर पल आपके साथ।
चलिए, बिग मार्केट वॉइसेस में आज हमारे साथ हैं मार्केट वेटरन दिलीप भट्ट। दिलीप जी, गुड आफ्टरनून। बाय कर रहे हैं आप मार्केट में? इस मार्केट में कन्विक्शन है करंट लेवल्स पर बाय करने का, और अगर हाँ तो कहाँ? अनिल जी, मुझे लगता है शायद a wait and watch policy from the current levels certainly is my approach. मुझे ऐसा नहीं लगता कि यहाँ पर कोई आगे बढ़कर कुछ एकदम जल्दी से लेना चाहिए। आई थिंक मार्केट बहुत अच्छी तरह से ऊपर गया है, और जब तक कि एफआई का सपोर्ट जो पिछले 20-25 दिन में हम देख रहे हैं बहुत अच्छा ही रहा, उसमें हमने देखा कि मार्केट को एक बहुत अच्छा सपोर्ट मिला और मार्केट ने उसको रिस्पॉन्ड बहुत अच्छा किया और ऊपर चला जा रहा है। और अभी भी हम देख रहे हैं कि ओवरऑल एफआई का बाइंग पॉजिटिव है, बट इस लेवल से आई विल प्रेफर टू वेट एंड वॉच, बिकॉज वैल्यूएशंस बिल्कुल चीप नहीं है। और हम जिस तरह से ओवरऑल देख रहे हैं कि जो वातावरण है अभी, मुझे लगता है शायद एक बार तो आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा, और कोई इस लेवल से हमको लगता है शायद ओवरऑल अर्निंग्स डाउनग्रेड फॉर द कमिंग ईयर आ सकते हैं। और ये पूरा जो वातावरण जो मिक्स्ड है, उस हिसाब से लग रहा है कि वन शुड बी वेरी सिलेक्टिव इन व्हाट वन इज डूइंग। सो इन शॉर्ट, आई विल प्रेफर टू वेट एंड वॉच एंड नॉट बी इन हरी टू बाय। ओके, वाकई वेट एंड वॉच की बात आपने बिल्कुल सही कही। मैं दिलीप जी इनफैक्ट सोच ही रहा था कि बाजार के पास इस वक्त ऐसी क्या चीज़ है जिसके चलते या फिर जिसके आधार पे वो एक ऊपर का मूव दे। आई मीन, हमने बहुत अच्छे अर्निंग्स, बैंकों की बहुत अच्छी अर्निंग्स, क्रूड का रिट्रेसमेंट और एफआईएस का पार्टिसिपेशन सब कुछ बना लिया। आई थिंक जो चीज़ हमारे पास लास्ट में बची थी वो थी सडन के अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक आ गया। अभी नियर टर्म में कोई चीज़ जो कि बाजार के लिए थोड़ी दुविधापूर्ण है या फिर उत्साहजनक है जिसको बाजार चेज कर सकता है, इसके मुताबिक आपके मुताबिक क्या है इवेंट लाइंड अप जिनको आप चेज करना चाहेंगे? तो मुझे लगता है शायद इन द शॉर्ट टू मीडियम टर्म हम शायद ये देखेंगे कि शायद ये जो रेल्स आने वाले हैं, मानसून को बहुत क्लोजली लोग वॉच करेंगे जिस तरह से ये पैन आउट हो रहा है। और हम ये भी शायद देखने को मिले कि ये जो इन्फ्लेशन है जो इट इज कमिंग ऑफ, लेकिन उसके जो नीचे आ रहे हैं इन्फ्लेशन, वेदर उसके साथ साथ हमारे इंटरेस्ट रेट्स भी नीचे आएंगे या नहीं है, या फिर एलिवेटेड रेट पे रहेंगे। और हम देख रहे हैं कि ये रूरल रिकवरी जो बात कर रहे हैं, अगर हमने नेस्ले, यूनिलीवर सबका प्रेजेंटेशन देखा है तो उसमें ये जरूर सामने आ जाता है कि रूरल रिकवरी स्टिल इज अ पैरामीटर टू क्लोजली वॉच, बिकॉज यही है जो पूरा एक नीडल मूव कर सकता है इस सबके लिए। तो ये 3-4 फैक्टर को जरूर देखेंगे, और शायद इसके बीच हम एक सिलेक्टिव अगर हम देखना चाहें तो मे बी सम ऑफ द कैपिटल गुड सेक्टर में शायद ध्यान दे सकते हैं, और मे बी वेरी सिलेक्टिव कंपनीज अक्रॉस फ्रंट लाइन्स एंड अक्रॉस मिड कैप्स। जैसे कि मैंने पहले कहा कि यहाँ पर अगर हम कुछ भी करेंगे तो भी एक डिफर्ड वे से सोचेंगे, सोसाइटी की तरफ से इन्वेस्टमेंट करना प्रेफर करेंगे। ओके दिलीप जी, पिछले 3-4 दिन में जिस स्टॉक ने एक काफ़ी अच्छा मोमेंटम जनरेट किया है काफ़ी पनिशमेंट के बाद, वो है इन्फोसिस, और काफ़ी स्ट्रॉन्ग डिलीवरी बाइंग विजिबल है यहाँ पर पिछले 3-4 दिन में। आपका क्या व्यू है? लास्ट टाइम हमारी बात हो रही थी तो शायद आपने कहा था कि लोअर लेवल पर आप थोड़ा एक्यूमुलेट करेंगे, क्या वो अभी भी इंटैक्ट है व्यू? बिल्कुल, मुझे लगता है आईटी एक सेक्टर है जो शायद पॉजिटिवली सरप्राइज कर सकता है, और हमने देखा है कि जिस तरह से नैस्डैक का भी मूवमेंट आया है, उसमें भले देयर सो मेनी डिजिटल प्लेटफॉर्म कंपनीज जिन्होंने अच्छा मूवमेंट दिया है, लेकिन अगर हम नैस्डैक को भी देखें और अगर इंडियन आईटी की तरफ भी देखें तो लगता है शायद यहाँ से भी रिस्क रिटर्न बहुत लिमिटेड है, और शायद some of the frontline and select mid caps can do extremely well. तो one should focus on IT companies जहां पर risk relatively बहुत कम लग रहा है, तो जैसे Infosys है, TCS है, उसमें जरूर ध्यान देना चाहिए। मैं तो कहूँगा टेक महिंद्रा है, उसमें भी जरूर ध्यान देना चाहिए। और जहां तक मिड कैप का क्वेश्चन है, मेरी टाटा एलएक्सी बहुत एक्सपेंसिव है, बट फिर भी ग्रेजुअल बाइंग में एक
आपके रडार में जरूर होना चाहिए. आई थिंक IT looks interesting from the current levels. IT look interesting from current levels. अच्छा दिलीप सर, एक दो चीज़ और जो कि इस रैली में देर से पार्टिसिपेट कर रही हैं, लेकिन बड़ा थोड़ा कन्विक्शन जाहिर कर रहा है वहाँ पे. मैं भी कुछ देर पहले एक्साइड को देख रहा था, ऑटो चला और ऑटो एंसिलरी चला. बैटरी स्टॉक्स में मूव आ रहा है, टायर स्टॉक्स ने लीड किया है इस बार. आई मीन पूरे पैक को, MRF को देखिए, अपोलो को देखिए. बैटरी स्टॉक्स में आपका कन्विक्शन बन रहा है क्या एक्साइड में स्पेशली? नॉट रियली. मुझे लगता है शायद बैटरीज में इट में गिव अ शॉर्ट टर्म मोमेंटम दे सकता है. बिल्कुल एक्साइड है या फिर अमर आ जाए, वो बहुत मतलब शॉर्ट टर्म मोमेंट दे सकते हैं. लेकिन हम यहाँ से एक सस्टेन माइंड के वे से हम देखें तो शायद आई विल प्रेफर टू वेट एंड वॉच. और हमने ये जनरली देखा हुआ है कि व्हेन FIs पार्टिसिपेट और क्या होता है, सर्टेन स्टॉक्स मूव तो फिर उसके पीछे पीछे और भी काफी सारे मिड कैप्स, एक सेक्टर दे स्टार्ट मूविंग अप. Beyond that, it is very difficult to see a sustained movement in some of these, whether it is tire stocks or whether it is auto ancillary. और खास करके यहाँ पर आप एक्साइड पूछ रहे हैं, maybe if I'm having, I will hold on, but fresh investment शायद मैं नहीं सोचूंगा. चलिए, मेटल्स पर कोई व्यू आपका इस समय दिलीप जी, क्योंकि काफ़ी अच्छे मूव्स देखे हमने खासतौर से वेदांता जैसे स्टॉक्स में पिछले कुछ दिनों में. Well, I think metals में अगर हम वेदांता को देखें तो वेदांता ऑफ कोर्स एक स्टॉक है जहां पर हमने देखा है कि डिविडेंड पे आउट बहुत ही अच्छा रहा है. इफ आई एम करेक्ट, इन द लास्ट 1 year दे हैव पेड ऑलमोस्ट अबाउट 100 रुपीस ऑफ डिविडेंड. तो उस हिसाब से देखा जाए तो रिटर्न बहुत ही बढ़िया बनता है उसमें. और बियॉन्ड दैट मेटल स्पेस में एक सस्टेन्ड बाइंग के हिसाब से बिल्कुल नहीं. आई एम नॉट लुकिंग at metals on a sustainable basis, क्योंकि जैसे कि ये सब कमोडिटी बेसिस पे बहुत मुश्किल हो जाता है लॉन्ग टर्म व्यू लेना. शायद शॉर्ट टर्म मूवमेंट दे सकता है, जरूर दे सकता है, लेकिन उसके लिए यू हैव टू बी शार्प इनफ कि आप कब एंट्री लेते हो और कब एग्जिट लेते हैं. तो मुझे लगता है शायद मेटल्स में आई विल प्रेफर टू वेट एंड वॉच, नॉट रियली बीन हरी टू बाय एट दिस. ओके, चलिए दिलीप सर, पॉसिबली आपसे एक आखिरी प्रश्न पूछूंगा यहाँ पे. मोर और लेस अगर आप देखें, आपका जो कन्विक्शन था बाजार पे और स्टॉक स्पेसिफिक, वो हमको आभास उसका हो ही गया. एक पॉसिबली लास्ट प्रश्न आपसे लूंगा मैं, और वो है एक स्पेस जो कि बहुत दिनों बाद एक कन्विक्शन दिखा रहे हैं, दैट आई थिंक OMCs. आप IOC को देखिए, BPCL को देखिए, स्पेशली BPCL इस दौर की हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी में ट्रेड कर रहा है. आपका व्यू सर ऑयल एंड गैस स्पेस में, स्पेशली OMCs पर इस वक्त आपका टेक? सो करेंटली हम देखें तो फिर शायद इसमें डिविडेंड यील्ड बहुत अच्छा बैठ रहा है, और सम ऑफ द कंपनीज जो डिविडेंड देंगे OMC स्पेस में विल बी वेरी गुड. और हम जैसे देख रहे हैं कि अगर ऑयल प्राइसेस थोड़ा बहुत भी सॉफन होता है तो OMC आर द बिगेस्ट बेनिफिशियरी. बट वंस अगेन, जैसे मैं ये कहता हूँ कि ये पूरे PSU स्पेस में क्या है, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू टेक अ लॉन्ग टर्म सेक्युलर कॉल, बिकॉज गवर्नमेंट के खुद के बहुत कंपल्शंस है, और कहां पर ये कंपल्शन बीच में आ जाएगी पता नहीं. लेकिन शॉर्ट टर्म में एक डिविडेंड यील्ड के हिसाब से ठीक लग रहा है. ऑन अ सस्टेनेबल बेसिस अगर आप पूछे कि वेदर इट इज इंडियन ऑयल, BPCL, HPCL, आई वुड से शॉर्ट टर्म मोमेंटम यस, बट मीडियम टू लॉन्ग टर्म नॉट रियली. दिलीप सर, शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन सब स्टॉक्स पर बात करने के लिए. ऑलवेज अ प्लेजर. चलिए अब एक काम करते हैं, नंबर्स की बात कर लेते हैं. कल आएंगे हिंडाल्को और कमेंस के नंबर्स, और दोनों F&O के स्टॉक्स, और काफ़ी बड़ा मूव दोनों में आता है. हिंडाल्को तो ऑफकोर्स इंडेक्स कंपनी भी है. यतिन के पास चलते हैं और जान लेते हैं क्या एक्सपेक्टेशंस हैं. यतिन, गुड आफ्टरनून. गुड आफ्टरनून. और हिंडाल्को की बात करें तो सिक्वेंशियली नंबर्स थोड़े बहुत इंप्रूविंग साइड पे होते हुए दिखाई पड़ेंगे, लेकिन हाँ, साल दर साल पे अगर आप कंपेयर करेंगे तो शायद यहाँ आपको दिक्कत थोड़ी बहुत आती हुई नजर पड़ सकती है. लेकिन अगर हम स्टैंड अलोन बिजनेस की बात करें, क्योंकि नोवेलिस ने ऑलरेडी नंबर्स डिक्लेयर कर दिए हैं, अगर हम बात करें स्टैंड अलोन की, तो रेवेन्यूज लगभग 18,800 करोड़ रुपए के आसपास आना चाहिए. बिल्कुल ही फ्लैट सा परफॉर्मेंस आपको आता हुआ दिखाई पड़ सकता है जहां तक कि हिंडाल्को का सवाल है. और एबिटा अगर हम बात करें तो साल दर साल बेसिस पे लगभग 40% कम आ सकता है. एबिटा का एक्सपेक्टेशन स्टैंड अलोन बेसिस पे लगभग 2050 करोड़ का है. रिपोर्टेड नंबर्स की मैं बात कर रहा हूं.
और प्रॉफिट की बात करें तो लगभग 750 करोड़ का पैट यहाँ एक्सपेक्टेड है। तो हिंडाल्को स्टैंडअलोन रेवेन्यूज पे ध्यान रखें। अगर हम ब्रेकअप की बात करें तो फिलिप कैपिटल के हिसाब से एल्यूमिनियम का एबिटा इंक्लूडिंग जो इनका उत्कल ऑपरेशंस है लगभग 21,350 रुपए प्रति टन के हिसाब से होने चाहिए और कॉपर का एबिटा लगभग फ्लैट होना चाहिए क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। अगर हम सिक्वेंशियल बेसिस पे बात करें तो इंप्रूवमेंट होगी क्योंकि एल्यूमिनियम के दाम लगभग 3% बढ़े हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर। लेकिन हाँ, मैनेजमेंट की कमेंट्री नोवेलिस के एक्सपेंशन को लेके, डोमेस्टिक मार्केट में क्या ओवरव्यू है डिमांड को लेके, इन सभी चीज़ों का काफ़ी इंपॉर्टेंस रहेगा नंबर्स के अलावा। ओके, चलिए ये हो गई हिंडाल्को की बात। मानस, टेक्निकली कोई व्यू हिंडाल्को पर? देखिए, हिंडाल्को में लोअर लेवल पे बाइंग इंटरेस्ट जरूर देखने को मिला है, लेकिन अनुज जी अभी भी कंफर्मेशन का इंतजार करेंगे। आई थिंक जब तक ये 415 के ऊपर ना निकले तब तक एग्रेसिव होकर लॉन्ग पोजीशन नहीं बनानी है। लेकिन अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो 399 के स्टॉप लॉस से आप हिंडाल्को में बने रह सकते हैं। ओके, चलिए फिर ये बात हो गई हिंडाल्को की। यतिन, कमिंस में क्या व्यू? देखिए, कमिंस के नंबर्स ठीक ही ठाक रहने चाहिए। अगर हम बात करें कमिंस की तो स्पेसिफिकली यहाँ देखें तो इंप्रूवमेंट आपको दिखाई पड़ेगी। जहाँ तक कि रेवेन्यूज और प्रॉफिट्स का सवाल है, शार्प इंप्रूवमेंट आपको दिखाई पड़ेगी साल दर साल बेसिस पे, क्योंकि कंपनी जो है जनरेटर, डीजल जनरेटर्स जेनसेट्स में है, तो कहीं ना कहीं डिमांड काफ़ी अच्छी दिखाई पड़ रही है। रेवेन्यूज में जैसे कि मैंने कहा 20% का जंप, और अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो प्रॉफिट लगभग 37% से बढ़ेगा। अगर हम मार्जिन्स की बात करें तो यहाँ भी आपको अच्छा खासा इंप्रूवमेंट दिखना चाहिए साल दर साल बेसिस पे। और अगर हम एबिटा की बात करें सिर्फ तो 43% का जंप, और देखिए मार्जिन्स भी आपको लगभग 2.5% बढ़ते हुए दिखाई पड़ेंगे। तो नंबर्स पूरे कैपिटल गुड स्पेस के काफ़ी ठीक ठाक आ रहे हैं, और क्यूमिंस के भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं नंबर्स ठीक ही ठाक अच्छी साइड पे होने चाहिए। ऑब्वियसली मैनेजमेंट की कमेंट्री जो है बिजनेस को लेके, डीजल जेनसेट की डिमांड को लेके, इंडस्ट्रियल डिमांड को लेके, और ओवरऑल ऑर्डर बुक कैसे शेप अप हो रही है, इसको लेके काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। क्योंकि जनरली कैप गुड्स एक्सपेक्टेड तो है नंबर्स अच्छे रहेंगे, लेकिन अगर कमेंट्री भी ठीक ठाक रही तो स्टॉक में भी मोमेंटम बन सकता है। जी हाँ, और कमिंस को एक दो चीज़ों ने और फेवर किया है। 1683 पे याद रखिएगा, ये अपनी करियर की हाईएस्ट ट्रेजेक्ट्री में ट्रेड कर रहा है। आज का भी सुबह का इंट्राडे हाई जो है उसकी करियर की हाईएस्ट ट्रेजेक्ट्री है, मतलब नॉट एग्जैक्ट डे हाई और ऑल टाइम हाई। और जो LNT में कुछ दिनों पहले हुआ और इनफैक्ट जो सिमंस के साथ हुआ उसका एक एडवांटेज भी इसको मिला है। बहुत संक्षेप में श्रीकांत, योर टेक ऑन कमिंस। अगर नंबर्स ठीक ठाक रहे, मैनेजमेंट कमेंट्री ठीक ठाक रही, और हमें अगर 1710 के ऊपर ये सस्टेन होता हुआ नजर आया, तो प्रोजेक्शन क्या है कमिंस पे आपके? बिल्कुल, तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि 1710 के ऊपर ये सस्टेन हो, क्योंकि जितने भी कैपिटल गुड्स के नंबर्स आए थे उनके बाद हर एक स्टॉक में हमने एक प्रॉफिट टेकिंग देखी। तो इसके लिए काफी इंपॉर्टेंट है कि ये 1710 को क्रॉस करे, और वो क्रॉस करता है तो फिर हमें लगता है कि ये 1850 के लेवल्स भी दिखा सकता है, क्योंकि एक वी शेप रिकवरी वाला फॉर्मेशन है। तो 1710 इज क्रूशियल लेवल, उसके बाद इसमें बिल्कुल लॉन्ग पोजीशंस बनाए। तो कमिंस 1710 के ऊपर याद रखिएगा, कन्विक्शन और बनेगा अभी फॉर द टाइमिंग। एक बार अर्निंग्स भी देख लीजिए, आई थिंक वो ज़्यादा जरूरी है। यतिन, डीलर्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं? डीलर्स देखिए आज मूड तो तेजी का ही है। अगर हम डेल्टा कॉप की बात करें तो ये स्टॉक काफी एक्टिव है। इनफैक्ट आज 5% की तेजी है। और अगर हम इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सर्कल्स की बात करें या हर्डन स्ट्रीट जो बाजार में बस चल रही है उसके हिसाब से इनकी जो ऑनलाइन गेमिंग कंपनी है, इनका आईपीओ बहुत जल्दी आ सकता है। रोड शो चल रहे हैं, ऐसा सूत्र हमको जानकारी दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो बज है बाजार में आईपीओ को लेके इनकी सब्सिडरी का, उसके वजह से काफी स्ट्रॉन्ग आप मोमेंटम आज देख रहे हैं। इनफैक्ट एचएनआईज को लगता है कि 245 से 250 तक के लक्ष्य स्टॉक में आ सकते हैं बहुत जल्द। और डेल्टा कॉप ने ऑब्वियसली मैनेजमेंट तो गाइड किया है कि वो आईपीओ पे काम करेंगे बहुत जल्द। तो ये आईपीओ का टाइमिंग काफी क्रूशियल रहेगा। और रोड शो की बात बाजार में आई, उसके बाद स्टॉक में थोड़ा बहुत मोमेंटम बन रहा है। ऑब्वियसली ये बज हमने कंपनी से वेरीफाई नहीं किया और ये बज ही है केवल। और एचपीसीएल और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पे आज काफी सारे ब्रोकरेजेस बुलिश हैं, जिस हिसाब से क्रूड नीचे जा रहा है। फर्स्ट क्वार्टर के अर्निंग्स बहुत ही रोबस्ट दिखाई पड़ रहे हैं। काफी सारा फंड एक्टिविटी भी यहाँ दिखने को मिल रहा है। और डीलर्स की अगर आप माने तो पोजिशनली ऑयल मार्केटिंग कंपनीज खास करके एचपीसीएल और आईओसी में इनको लगता है कि स्टॉक में 4 से 5% तक की अपसाइड देखने को मिल सकती है यहाँ से भी। तो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज एक स्पेस है जहाँ डीलर्स अपनी पोजीशंस एक्यूमुलेट कर रहे हैं। ओके यतिन, शुक्रिया। बिल्कुल, ऑयल मार्केटिंग कंपनी में तो क्या रैली रही है नंबर्स के बाद से, और अब तो तीनों के नंबर्स देख लिए हमने, एचपी, बीपी, आईओसी। एचपी नंबर्स के बाद एक्चुअली नहीं भागा था, वो थोड़ा सरप्राइजिंग था, लेकिन बाद में जब बाकी दो ओएमसी के नंबर्स भी शानदार आए उसके बाद एक अच्छा मूव इन सब स्टॉक्स में। इन स्टॉक्स पर, एचपी या बीपी पर गाबा सर कोई व्यू आपका? बिल्कुल, एचपीसीएल की बात करें तो यस अपमूव पे है, एक ब्रेकआउट की जरूरत है, लेकिन शायद मेरे ख्याल से मूव कायम रहना चाहिए। ट्रेड करा 263, स्टॉप होगा 260,
टारगेट 270 पॉसिबल है HPCL। रही बात एक BPCL की, आई थिंक यहाँ पर एक ट्रेड नहीं बनता क्योंकि गैप अप खुला और डाउन नीचे आ रहा है। मेरे पास यहाँ ट्रेड नहीं बनता, लेकिन HPCL में एक ट्रेड बनता है बिल्कुल। HPCL में एक ट्रेड बनता है। चलिए BDST कॉल्स लें उससे पहले एक बार जरा बस मार्केट का ये क्लोज थोड़ा समझ लेते हैं। क्लोज में इसलिए कह रहा हूँ कि फिर निफ्टी की एक्सपायरी है, तो अब अगले 20 मिनट में कोई खास मूव मार्केट देगा नहीं आपको। और फिर निफ्टी तो वो एग्जैक्टली वो ट्यूसडे को हमेशा इसका यही मूव रहता है। जीरो मतलब पूरा का पूरा ट्यूसडे ऑप्शन राइटर्स का दिन होता है। वेडनेसडे को चांस होता है ऑप्शन बायर्स का। कल मुझे लग रहा है कि शायद एक कुछ कमाल हो सके, प्रोवाइडेड हम 44,000 के ऊपर बंद हो जाएं बैंक निफ्टी पर वीरू, और निफ्टी पर 18,350 के ऊपर भी बंद हो जाए तो ठीक है। 18,400 तो खैर क्रॉस नहीं हुआ, और इंट्राडे बेसिस में तो एक्चुअली शॉर्ट ट्रेड काम कर गई वो निफ्टी में। 18,400 के ऊपर रिजेक्शन आया और वहाँ से आपको करीब करीब 60-70 पॉइंट तक डेज हाई एक बार चलाइए जरा। निफ्टी का देख लेते हैं फ्रॉम डेज हाई कितना स्लिप किए हम निफ्टी पर। तो एक अच्छा खासा स्लिप आपको निफ्टी में दिखाई देगा फ्रॉम डेज हाई। मेरे ख्याल से इसको अगर फायर करते हैं करीब करीब 60 पॉइंट का डिक्लाइन डेज हाई से निफ्टी में आया। चलिए फिर 64 पॉइंट BTST और STBT कॉल्स देना शुरू करते हैं। गाबा सर बताइए, BTST या STBT? BTST और वो रहेगा कंटेनर कॉर्पोरेशन। बहुत अच्छी तेजी देखी है, मोमेंटम है। मेरे ख्याल से मोमेंटम कायम भी रहना चाहिए। ट्रेड करेगा 662 के आसपास, टॉप होगा 655, टारगेट 675। कंटेनर कॉर्पोरेशन मोमेंटम है। कंटेनर कॉर्प हाइकिंग की शुरुआत में भी अब ये कॉल गया था, कन्विक्शन के साथ ट्रेड्स में शामिल था। अब BTST ट्रेड में भी शामिल होता हुआ 661.85 पर। मानस आपके कैरी करेंगे वेडनेसडे मॉर्निंग के लिए? जी, तो देखिए एक्साइड में खरीदारी करके जाएंगे और एक्साइड का जून वाला फ्यूचर खरीदेंगे जो 210 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है। वहां पर खरीदारी करेंगे। क्लियर कट ब्रेकआउट है, इसलिए जून का फ्यूचर एक्साइड इंडस्ट्रीज का खरीदना है। स्टॉप लॉसेस 207 के रहेंगे और टारगेट 216 रुपए के रहेंगे इस फ्यूचर में। और ऑप्शन में भी ट्रेड ले सकते हैं। जून वाला जो 210 का कॉल ऑप्शन 7 रुपए 90 पैसे का ट्रेड हो रहा है, वहां पर 5 रुपए 30 पैसे के स्टॉप लॉस से आप खरीदारी कर सकते हैं 13 रुपए 50 पैसे के टारगेट के लिए। एक्साइड बाय 210.45 पे 7 रुपये 90 पैसे पे इसका ये ट्रेड का कॉल ले सकते हैं। अमित आपका ट्रेड क्या होगा वेडनेसडे मॉर्निंग के लिए? जी वीरेन जी, मैं आइशर मोटर्स को कैरी करूंगा। आइशर मोटर में हमने एक ऑर्डरली पुल बैक देखा जिसने ट्रेंड एमआ पे रेस्ट किया। आज की कैंडल इसकी काफी पॉजिटिव है। करंटली आइशर मोटर का प्राइस 3600 का है। टारगेट्स रहेंगे 3670 के और स्टॉप लॉस रहेगा 3570 का। ओके, और श्रीकांत आपकी पिक क्या रहेगी? तो देखिए यहाँ पे लगता है कि ऑटो स्टॉक्स में ही एक अच्छी रिकवरी बनी है और कई सारे ऑटो स्टॉक्स डे हाई के आसपास क्लोज हो रहे थे। यहाँ पे हीरो मोटर्स, यहाँ पे ऐसा लगता है कि लॉन्ग पोजीशंस बनाई जा सकती है। 3 या 4 दिन के इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स के करीब आके रिवर्सल फॉर्मेशन बना है। 2710 के करीब ट्रेड कर रहा है। 2675 का स्टॉप लॉस रखना है। अगर इसके फॉर्मेशन को देखें तो इसमें एक वी शेप रिकवरी बनी है, तो फाइनली 2800 के ऊपर जाके ये क्लोज हो सकता है ऐसे लग रहा है। तो करंट लेवल से हीरो मोटर्स को लॉन्ग करें, स्टॉप लॉस रखें 2675। ओके, ट्रेड्स पूरी हुई यहाँ पर। और अमित जी, प्रकाश सर, श्रीकांत और साथ ही साथ मानस की 4 ट्रेड्स। अब डायरेक्टर साहब जरा एक बार कुछ स्टॉक्स दिखाइए जो कि स्विंग अच्छा दे रहे हैं, डे हाई की ट्रैजेक्टरी में ट्रेड कर रहे हैं, और साथ ही साथ कुछ स्टॉक्स जो कि कंप्लीटली बैकफुट पे आके ट्रेड कर रहे हैं। अदानी एंटरप्राइजेस विद 12.34% गेन, याद रखिएगा करीब 12.5% के गेन के साथ जाता हुआ। डेल्टा कॉप 6.5% और MCX आपकी स्क्रीन पे करीब 5%। बालाकृष्ण इंडस्ट्रीज ऑटो स्पेस में, टायर स्पेस में ये एक बेहतरीन क्लोज है। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, लगभग 9 से 10 महीने की हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी में जाके स्ट्राइक करता हुआ। दिवीज लैब का पुल बैक का ट्रेड बेहद शानदार रहा। इट्स अ क्लोज अबव 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। RBL बैंक में फोर्स सुबह थी, वो अंतिम दौर तक कायम रही, और OMCs में तो मूव था ही अच्छा। BPCL, HPCL ने स्ट्रॉन्ग मूव दिया। HPCL लगभग 3% के अपर स्विंग के साथ। IT में आज हायर लेवल से प्रॉफिट बुकिंग आई और एक डिसेंट प्रॉफिट बुकिंग आई। LTI माइंट्री और डिफेंस स्पेस में BEL आज बैकफुट पे आया। DLF बैकफुट पे था आज, काफ़ी दिनों बाद DLF में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग थी। परसिस्टेंट मिड कैप IT में बलरामपुर चीनी, ये भी आज एक सॉफ्ट क्लोज की तरफ बढ़ता हुआ। बिरला सॉफ्ट मिड कैप IT में कोलगेट कोलैप्स हुआ है पिछले 4-5 दिन में, बहुत तहजीब से कोलैप्स हुआ है। इनफैक्ट आप 1700 से अगर आप देखें 1586 लगभग 104 रुपये का, 114 रुपये का रिट्रेसमेंट यहाँ पे। और उसके बाद पॉलीकैप
कुछ अच्छे दिग्गज स्टॉक्स में जिनके सहारे हमने ये करीब करीब 18,430 तक का सफर तय किया, वहां प्रॉफिट बुकिंग है, कूलिंग ऑफ जिसे बोलते हैं, स्पेशली पॉलीकैप 10-डे एक्सपोनेंशियल एवरेज के ऊपर क्लोज होता हुआ। और डिफेंस स्पेस में जैसे कि मैं जिक्र कर रहा था कि बीएल ने आज एक सॉफ्टनेस दिखाई, लुक एट एचएल, ये भी रिट्रेस होकर अपने 10-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यानी शॉर्टेस्ट मूविंग एवरेज पे आके रेस्ट लेता हुआ, बैकफुट पे आके ट्रेड करता हुआ। और इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस जिसके अर्निंग्स पे सुबह हम बात कर रहे थे, आई थिंक मेरे को शायद बहुत ट्रेडिंग सेंस नहीं है इसके बारे में, तो मैं इसको छोड़ता हूँ। एक बार आप वो स्टॉक्स लेके आइए जो कि अभी तक इस बातचीत में बहुत ज़्यादा शुमार नहीं किए गए, और एक बार जरा आप लेके आइए हीरो मोटर कॉर्प, ये एक अच्छे क्लोज की तरफ बढ़ रहा है। मानस एक ट्रेड चेक लूंगा मैं आपसे, हीरो मोटर कॉर्प एक बहुत बड़े मूव के बाद ऑलमोस्ट 2770 की रेंज को स्ट्राइक करने के बाद 3 दिन कूलिंग ऑफ हुई इसमें, और आज 10-डे एक्सपोनेंशियल एवरेज से पुल बैक देखिए डे हाई की ट्रिजेक्टरी के आसपास क्लोज होता हुआ। आपका व्यू क्या है इस पर? देखिए, जो ट्रेंड है वो तो बुलिश है, लेकिन अगर हमें 1 से 2 दिनों का ट्रेड लेना होगा तो मैं अभी भी इंतजार करूंगा। 2735 के लेवल्स ब्रेक हो जाएंगे तभी हीरो मोटर कॉर्प में खरीदारी करेंगे, लेकिन ऑटो क्षेत्र में टीवीएस मोटर्स ज्यादा बेहतर लगता है, तो आई थिंक वहां पर एक ट्रेड लेके जाना चाहिए। जी हाँ, टीवीएस मोटर्स, मैं माफी चाहूंगा, इनफैक्ट श्रीकांत का ट्रेड भी था, बट यस वाकई बहुत अच्छा करता हुआ। और टीवीएस मोटर्स जो कि इस कार्यक्रम में कॉल्स में 2 बार शामिल भी हुआ, ये भी एक बेहतरीन क्लोज की तरफ बढ़ता हुआ। इस टीवीएस मोटर के क्लोज का मतलब 1264 पे है ये। यस, टीवीएस मोटर्स, देखिए कुछ खबरें नेगेटिव थी, स्पेशली टू व्हीलर्स को लेकर, इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स को लेकर, और उस दिन भी हमारी बात हुई थी कि ये स्टॉक इतने स्ट्रॉन्ग हैंड्स में है कि पूछिए मत, और अभी इनफैक्ट चर्चा करेंगे इस पे भी, बट इट्स अ क्लोज एट ऑल टाइम हाई 1264.70। ये लीडर रहा है ऑटो स्पेस का, ये लीडर रहा है टू व्हीलर स्पेस का, और आप ये लीडर कह सकते हैं कि टू व्हीलर में विद इन ईवी अगर आप देखें सेगमेंट, इट्स अ लीडर, और इसने लीडर की तरह बिहेव किया है। आज जरा इसका एक बार रोलोवर्स के स्टैट्स रखिएगा स्क्रीन पे, और रोलोवर्स के फिगर्स को देखते हैं, क्योंकि लास्ट 3 सीरीज में मैं देख रहा हूँ मार्च टू अप्रैल, अप्रैल टू मई, रोलोवर्स काफी स्ट्रॉन्ग रहे थे, और आज भी करीब 1264। अनुज, क्या ड्रीम रहा ना टीवीएस मोटर्स, क्या लीडरशिप, नेगेटिव खबरों के बावजूद कोई इम्पैक्ट नहीं। एब्सोल्युटली, बिल्कुल वीरू, और ये 2 बार नेगेटिव खबर आई। एक बार तो जब बज़ था तब गिरा था अच्छे से स्टॉक, लेकिन तुरंत रिकवर हो गया, और एक बार जब ये ऑफिशियल आ गया उसके बाद भी मतलब ये क्लियर, तो ये यहाँ पर एक मोमेंटम बहुत स्ट्रांग है। एक ही प्रॉब्लम है कि यहाँ वैल्यूएशन अब इतने महंगे हो गए हैं, मुझे लग रहा है यहाँ पर ना एक और इशू है टीवीएस में। टीवीएस के जो 3-4 क्वार्टर में जो अर्निंग्स इंप्रूवमेंट रही है, खासतौर से मार्जिन को लेकर, उसमें मार्केट को लग रहा है कि, और इसका मार्जिन का प्ले का बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, इसके 8% के मार्जिन और 10% के मार्जिन में ईपीएस में सीधा 25 से 30% का जंप आ जाता है। तो मार्केट उस हिसाब से एक अज्यूम कर रहा है कि शायद अर्निंग्स ट्रैजेक्टरी अभी यहाँ से भी काफ़ी ज़बरदस्त है इसके लिए, लेकिन करंट लेवल्स पे बहुत महंगा है। बट मोमेंटम तो है, इसमें कोई डाउट नहीं है। मोमेंटम मार्केट है वैसे भी, ये मोमेंटम वाले स्टॉक्स चल रहे हैं इस समय, और लेकिन ये क्लोज थोड़ी खराब हो गई वीरू, थोड़ा सा ना, खासतौर से जो बैंक निफ्टी लास्ट में स्लिप हुआ, निफ्टी का आईटी का तो लग रहा था खैर कि स्लिप होगा, लेकिन वो जो एग्जैक्ट उस लेवल से रिजेक्शन मिला निफ्टी को, जो हमने सुबह डिस्कस किया था, और उसके बाद अब हम डे लो पर बंद हो रहे हैं, और बैंक निफ्टी भी डे लो पर अगेन वो 44,000 से, इसीलिए बात ये बार बार हो रही है कि 44,000 से लेकर 44,150 का जोन बाय का नहीं है। या तो आपको बैंक निफ्टी डिप दे दे 43,700 की, 43,800 की, आप वहां पर बाय कर लें, या फिर एक बार इस लेवल को निकाल दें, आप 43,152 को निकाल दें, उसको ऊपर ट्रेड होने दें, फिर 500-600 पॉइंट ओपन हो जाएंगे आपके। 2 में से एक चीज का वेट कर लें, प्रीएम्प्ट ना करें ट्रेड को। एक बार ट्रेड सफल होगी ना, उसके जब बार आपके ग्रिप में आएगी फिर अच्छा मोमेंटम देगी, तो इसके लिए उन 2 इवेंट में से एक का वेट करें, या तो 43,700-800 लोअर लेवल पे मिले, या 44,160 निकले। और ये देखिए फिर निफ्टी की एक्सपायरी हर बार ट्यूसडे को ऑलमोस्ट सेम मूव हो गया, कभी ना कभी तो चेंज होगा पैटर्न, लेकिन अभी तो ट्यूसडे का पैटर्न यही है। जी हाँ, ट्यूसडे का पैटर्न यही है। और एक स्टॉक दिखाता हूँ मैं आपको आपकी स्क्रीन पे, दैट्स पीवीआर। वो पीवीआर है करीब 1347 पे, बीते 20 मिनटों में ऐसे बुरी तरीके से गिरा कि पूछिए मत, सीधा 1364 से करीब करीब रिट्रेस होकर 1345 पे, और ये जो क्लोज है इतना खराब है कि पूछिए मत, ये इस दौर का लोवेस्ट क्लोज है। हालांकि इंट्राडे में स्विंग में ये जिस दिन अर्निंग्स थी इसकी, यहाँ ये जा चुका है, बट क्लोज नहीं हुआ था। बट 1347 मुझे याद आता है, अमित आपने भी टिप्पणी की थी इस पर, आई थिंक आपका शॉर्ट कॉल था, फिर मेरे ख्याल से मानस का था। बट अमित, लग रहा है आपको कि ये तैयार है 1225 की ट्रेजेक्टरी के लिए? 1225 मैंने वो दिसंबर 2021 के स्विंग का लो मेंशन किया है। आपका टेक पीवीआर पर कोई शॉर्ट रख रहा है तो उसको करना क्या चाहिए इस वक्त? एक रीजनेबल ट्रेडिंग स्टॉप लॉस क्या होगा?
अमित जी अपने आप को आपको अनम्यूट करना पड़ेगा। हमने ये चार्ट डिस्कस किया था 2 हफ्ते पहले। द रैशनल इसकी वीकनेस का था कि इट इज मेकिंग लोअर हाई लोअर लोज ऑन द डेली चार्ट। सारे मूविंग एवरेजेस के नीचे ट्रेड कर रहा था, तो उस समय भी बात यही हुई थी कि स्ट्रक्चर काफी वीक है। मुझे यहाँ से भी इसमें वीकनेस लगती है, जिस हिसाब से ये डेज लो पे ट्रेड कर रहा है। डेफिनेटली हल्का सा पुल बैक आ सकता है, लेकिन अगर कोई इसमें शॉर्ट है तो 1375 के स्टॉप से शॉर्ट बने रहे। मुझे लगता है कि ये स्टॉक अल्टीमेटली 1250 के टूवर्ड्स जा रहा है। और वैसे भी आजकल अपार्ट फ्रॉम द टेक्निकल्स थोड़ा सा ट्रेंड कम हो गया पिछड़ों का। जैसे मैं भी नहीं जाता, बच्चे भी नहीं जाते, एवरीथिंग इज वाचिंग ऑन आई मीन नेटफ्लिक्स एंड ऑल। तो फंडामेंटल फैक्टर्स भी मेरे ख्याल से कुछ प्ले आउट कर रहे हैं इसमें। कुछ नहीं सर, बहुत कुछ। और आज से नहीं सर, पिछले 3 साल से 1346 आपकी स्क्रीन पे करीब करीब डे लो की ट्रेजेक्ट्री में, और ये इसका 52 हफ्तों का नया क्लोजिंग बेसिस पे लो होगा। यस, इनफैक्ट जनवरी 2022 के बाद का अब तक का सबसे लोवेस्ट लेवल होगा। मार्केट बैकफुट पे आता हुआ 18331, और बैंक निफ्टी ने एक बार फिर से उस जोन से रिवर्सल दिया मोर और लेस 44,600 की ट्रेजेक्ट्री, मतलब थर्ड रिजेक्शन है इस रेंज से। खैर एक बार डायरेक्टर साहब अब जरा 4-5 स्टॉक्स दिखाइए जहां पे रोलोवर्स इस वक्त काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। मैं आपको जरा इंडस्ट्रीज के रोलोवर्स दिखाता हूं। जहां तक निफ्टी का रोलोवर है, निफ्टी का रोलोवर इस वक्त स्टैंड कर रहा है अप्रॉक्सीमेटली 33%। 33% निफ्टी के रोलोवर हैं। और जहां तक बैंक निफ्टी का रोलोवर का सवाल है, नेक्स्ट बताता हूँ इनफैक्ट आपको, बैंक निफ्टी का करीब 53% रोलोवर है। 53% रोलोवर बैंक निफ्टी का। फिर आते हैं निफ्टी के बेस्ट रोलोवर्स पे, वो काउंटर्स जो कि निफ्टी में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रोलोवर हैं। इट्स ग्रेसिम, यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग रोलोवर है, करीब 75% का। HDFC 70% का। ये 2 स्टॉक्स जहाँ पे सबसे स्ट्रॉन्ग रोलोवर हैं। और विद इन निफ्टी ग्रुप में अगर देखें, सिर्फ मैं अगर अपने आप को निफ्टी ग्रुप तक रेस्ट्रिक्ट रखूं, तो ग्रेसिम 75, HDFC 70, HDFC बैंक 65, इन्फोसिस 63। दैट्स इंटरेस्टिंग। हालांकि थोड़ा बैकफुट पे है, बट स्टिल रोलोवर काफ़ी कमांडिंग पोजीशन है इसके। JSW 63%। मेटल्स में आज एक अच्छा पुल बैक, और वही एक कारण रहा कि एक अच्छा आप JSW में रोलोवर देख रहे हैं। और मिड कैप्स की तरफ जाऊँ ना, अगर मैं मिड कैप्स में सबसे स्ट्रॉन्ग रोलोवर कहाँ है, तो मिड कैप IT में LTTS 70%, IDFC फर्स्ट बैंक लगभग 65, PNB जहाँ पे अर्निंग्स का सपोर्ट था, बट करीब 63% रोलोवर। आज हालांकि बैकफुट पे है, बट नॉट सब्सटेंशियली, बहुत बड़ा डिप नहीं था, 50-60 पे बिल्कुल फ्लैट रहा। ट्रेंड में अच्छे रोलोवर्स है, 62% के रोलोवर्स हैं। और मिड कैप IT में एम्फेसिस जो कि आज बैकफुट पे आया, करीब 27 ऊपर नीचे ट्रेड करता हुआ 1932 पे, बट जहां तक रोलोवर्स का सवाल है 59%। एक बार मैं जरा अपने आप को सिर्फ बैंकों तक सीमित रख के देखूं तो बैंकों में रोलोवर्स की स्थिति क्या है। HDFC बैंक लीड करता हुआ आज हालांकि बैकफुट पे आया, 65% रोलोवर। IDFC फर्स्ट बैंक 65%, PNB 63, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक 55% का स्ट्रॉन्ग रोलोवर, और एक्सिस बैंक 55 का। बहुत संक्षेप में श्रीकांत आपकी राय चाहूंगा। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक इस दौर में लीडर रहा है ये बैंकिंग स्पेस का, अलॉन्ग विद आई थिंक IDFC फर्स्ट बैंक। आपका टेक AU स्मॉल फाइनेंस बैंक पे इस वक्त 761 नया हाईएस्ट क्लोज। बिल्कुल काफी अच्छा फॉर्मेशन है, और लगातार इसमें अच्छी तेजी बनी है। बड़े कंसोलिडेशन का एक ब्रेकआउट है। और एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि हमेशा ये एक स्टॉक अपने एक इंपॉर्टेंट कंसोलिडेशन को ब्रेक करता है, उसके बाद पॉज भी लेता है। तो करंट लेवल से जो ब्रेकआउट बना है, नो डाउट कि और चल सकता है। 800 रुपए तक की तेजी नजर आती है, जो काफी 30-35 रुपए की तेजी बची हुई है। तो वहां तक अगर आता है तो उस लेवल के करीब कुछ प्रॉफिट बुक करना जरूरी है। मुझे लगता है ये 800 और 700 के रेंज में थोड़ा और वक्त गुजार सकता है। ओके, 800-700 के वक्त के बीच में थोड़ा वक्त गुजार सकता है ये स्टॉक। क्लोजिंग ख़राब है ये, इसमें कोई डाउट नहीं है। और एक्चुअली क्लोजिंग, बस एक बेनिफिट ऑफ डाउट मैं ये दूंगा कि फिन निफ्टी की एक्सपायरी थी, लेकिन मूड माहौल एक्चुअली बिगाड़ा निफ्टी IT ने टुवर्ड्स 2 o'clock। वहाँ से मूड बिगड़ना शुरू हुआ था, क्योंकि वो लीडरशिप पॉकेट है रिसेंट टर्म्स में, और वहाँ से डिक्लाइन शुरू हुआ। और देखिए अब कहाँ जाकर बंद हो रहा है ये, एग्जैक्टली उसी ट्रेजेक्ट्री में जो 200 डे मूविंग एवरेज की बात हुई थी, वहीं पर जाकर अब ये बंद हो रहा है। 2 लेवल्स में मेंशन किए गए थे, 28,871 और ऊपर 29,100 के आसपास, और दोनों लेवल्स आज प्ले आउट हुए। इस लेवल के सिग्निफिकेंस समझिए, ये यहाँ से ही निफ्टी IT गिरा था इन्फोसिस के नंबर से जस्ट पहले। एक रैली प्ले हुई, 200 डे मूविंग एवरेज को हिट किया इसने। क्या मीन रिवर्जन ट्रेड ओवर हुई यहाँ पर, या अभी और मोमेंटम बाकी है,
कल पता चलेगा मेरे ख्याल से। हालांकि बैंक निफ्टी ये थोड़ी सी ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग क्लोज थी, क्योंकि ये फिर 44 5वां दिन लगातार 44,000 से 44,150 के बीच का हाई, और वहाँ से बैंक निफ्टी स्लिप हो रहा है। चलिए फिर एक काम करते हैं, 3 मिनट बाकी हैं वीरू, फिर वॉल पे चलते हैं और क्लोजिंग समझ लेते हैं। इसे कहते हैं इंतहा हो गई इंतजार की। 44,151 आने को नहीं है राजी। आइए देखते हैं कैसा है ये क्लोज। यस, थोड़ा डिसअपॉइंट करता हुआ है क्लोज। 18,332 आपकी स्क्रीन पे लगभग 17 अंक ऊपर। और कल्प्रिट कौन था आज? निफ्टी आईटी। एक बहुत सुबह स्ट्रॉन्ग स्विंग दिया, 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को लगभग 200 पॉइंट के फ्रैक्शन से काटा, लेकिन बैकफुट पे करीब 28,866 पे 143 अंक नीचे, फिर सरेंडर कर दिया 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। मिड कैप्स में क्या हुआ? ठीक ठाक था, मैं आधा % ऊपर। उन्होंने थोड़ा आई थिंक जब निफ्टी आईटी कोलैप्स कर रहा था, थोड़ा ब्रेथ को ठीक ठाक रखने में मदद की। और निफ्टी बैंक आपकी स्क्रीन पे ये भी एक बार एक फिर डिसअपॉइंटमेंट। 44,090 मेरे ख्याल से ये डे की हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी थी, यानी मोटा मोटी अगर आप देखें तो इंटरडे हाई से लगभग 200 पॉइंट का डाउन स्विंग। लेकिन जैसे कि अनुज कह रहे थे, बात एक अच्छी, और आई थिंक उसके पीछे एक रीजनेबल है रीज़न भी है। फिर निफ्टी की एक्सपायरी और उसका एक इम्पैक्ट निफ्टी 18,334 पे। और क्या था यहाँ पर? एडवांस डिक्लाइन रेशो इवनली पॉइज्ड, 1482 एडवांसेस, 1416 डिक्लाइंस। आइए निफ्टी के हीट मैप पे आते हैं थोड़ा सा। निफ्टी ऑटो आज ठीक था, और इनफैक्ट पहले जरा एक बार हीट मैप पे आते हैं। अदानी ग्रुप के स्टॉक्स को याद रखिएगा, ये सेशन पिछला सेशन बिलोंग करता है। इनफैक्ट जो मूव फ्राइडे क्लोज से शुरू हुआ वो यहाँ पे कल भी जारी रहा और आज भी अंतिम दौर तक 13%। एक समय मेरे ख्याल से जब मैं 2 बजे इस वॉल पे था, लगभग 17% एडवांस, 17% ऊपर था ये। दिवीज लैब बहुत स्ट्रॉन्ग पुल बैक ट्रेड। जैसे कि मैं कुछ देर पहले डिस्कस कर रहा था कि बजाज फिंसर की प्लेसमेंट बहुत अच्छी है। आई थिंक ये 1440 का क्लोज 2% ऊपर, ये 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज आता हुआ। आयशर मोटर्स पे पुल बैक, एसबीआई लाइफ, यूपीएल अच्छा मूव दिया। ओएमसीज के लिए पिछले 3-4 दिन स्पेशली पोस्ट अर्निंग्स बहुत स्ट्रॉन्ग रहे। बीपीसीएल स्ट्रॉन्ग था, एशियन पेंट्स में पुल बैक था, टाटा मोटर्स, आईटीसी 1% ऊपर, अपने आप को 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर ठीक ठाक तरीके से प्लेस करके बैठा हुआ है। इंडसइंड बैंक मेरे ख्याल से अगर आप लार्ज कैप बैंकिंग में देखें तो सबसे स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट इस वक्त इंडसइंड बैंक की है। हीरो मोटर को अपने 3 दिन के रेस्ट के बाद एक पुल बैक लिया और सिप्ला करीब 0.5% ऊपर रहा। बैकफुट पे क्या था? अपोलो हॉस्पिटल्स आपकी स्क्रीन पे 4540 हमने आज देखा, कल देखा। इनफैक्ट नारायण हृदयालय के नंबर्स आए थे बहुत स्ट्रॉन्ग, थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आई। मैक्स हेल्थ केयर ऑल टाइम हाई पे आया, और आज थोड़ा सा अपोलो हॉस्पिटल के कल एक वाइल्ड स्विंग के बाद प्रॉफिट बुकिंग आई। आज 100% नीचे ये। टेक महिंद्रा बैकफुट पे, ग्रासिम बैकफुट पे, कोटक महिंद्रा बैंक बैकफुट पे 1920। एलएनटी आज करीब 1% नीचे रहा, और एलएनटी के बाद अगर आप देखें तो आज एचडीएफसी लाइफ, सन फार्मा, टाइटन, बजाज ऑटो, यानी आज ऑटो में एक थोड़ा डाइवर्जेंस था, बताऊंगा मैं आपको कुछ देर में। एक्सिस बैंक बैकफुट पे, नेस्ले बैकफुट पे, और एचडीएफसी बैंक भी बैकफुट पे ट्रेड कर रहा था। एक बार ऑटो लेके आया, यूट्यूब स्पेस, बजाज ऑटो बैकफुट पे, लेकिन आज टीवीएस एक हिस्टोरिकल डे रहा इस स्टॉक के लिए, टीवीएस के लिए। ये तमाम इफ्स एंड बट्स के बाद, नेगेटिव न्यूज़ फ्लो के बावजूद इसने अपने आप को बहुत स्ट्रांगली प्लेस रखा हाई लेवल्स पे। 22 रुपए के इजाफे के साथ, 1261 रुपये 75 पैसे के साथ, मतलब कि प्राइस पर एट ऑल टाइम हाई। याद रखिएगा टीवीएस मोटर। हीरो मोटर कॉप में थोड़ा सा टर्बुलेंस थी, थोड़ा बैकफुट पे आया। टर्बुलेंस नहीं कहूंगा मैं, आई थिंक थोड़ा रिट्रेसमेंट था, एक डिसेंट रिट्रेसमेंट था, लेकिन एक शॉर्टेस्ट मूविंग एवरेज 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से पुल बैक लिया, लगभग 21 रुपये ऊपर 27 के स्तर पे। डेल्टा कॉप एक स्टॉक और लेके आइए जिसके लिए दिन काफी महत्वपूर्ण रहा, काफी स्ट्रॉन्ग मूव, और मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट डे हाई की ट्रैजेक्टरी में क्लोज होने की तैयारी करता हुआ ये स्टॉक। यस, डेल्टा कॉप करीब 234, 12 रुपये ऊपर। उसके बाद आप लेके आइएगा एक बार एक स्टॉक एमसीएक्स, इसमें भी मूव काफी स्ट्रॉन्ग था एमसीएक्स, और साथ ही साथ एक बार आप लेके आइएगा बंधन बैंक, स्मॉल मतलब मिड कैप बैंकिंग में बंधन बैंक, जो कि आई थिंक काफी ट्रबल फेज से गुजरा, आज एक स्ट्रॉन्ग क्लोज की तरफ बढ़ता हुआ 253 रुपए, 11 रुपए का इजाफा, यहाँ पे 4.5% का अगर आप देखिए इजाफा था। और कुछ स्टॉक्स जो कि काफी महत्वपूर्ण रहे आज के सेशन के लिए। इनफैक्ट मैं अगर थोड़ा सा ऑटो इंडस्ट्री स्पेस में जाऊं तो लेट्स ब्रिंग एक्साइड को देखते हैं एक बार। एक स्ट्रॉन्ग क्लोज, और ये करीब 209 के स्तर पे क्लोज हुआ। एक क्लोज कैसा रहा? ये 43,871, लगभग 13 अंक नीचे, और निफ्टी करीब 18,333। अब आइए देखते हैं कि एग्जैक्टली आज जो नीरज जी की और आशीष की टीम थी उसमें रुझान कैसे रहे, ट्रेड्स जो पिक किए गए थे वो कैसा करके गए। आज बोरोसिल बैकफुट पे 8% नीचे, मैट्रिमोनी करीब 2.25% ऊपर था, एस्ट्रा माइक्रो लगभग 3% ऊपर, बीपीसीएल में करीब 7% का स्ट्रेच, 366 क्लोज आता हुआ। अगली स्लाइड में आएंगे नीरज जी के ट्रेड्स, आपकी स्क्रीन पे है लगभग एचईजी 1165, 7.5% नीचे, चेन्नई पेट्रो करीब 4.25% ऊपर रहा, आईटीआई करीब 3.5% ऊपर रहा,
BSNL से इनको जो ऑर्डर्स मिले हैं उनके चक्कर में उनके चलते यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट था और गुजरात एल्कलीज लगभग 0.3% नीचे। तो थोड़ा सा अनुज निफ्टी और बैंक निफ्टी की आज क्लोजिंग मायूस करती हुई अब नजरें रहेंगी बुधवार पर। बिल्कुल वीरू, लेकिन मैं इतना ज़्यादा परेशान नहीं हूँ मेरे ख्याल से। इनफैक्ट इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। हाँ, इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। और इनफैक्ट एक लेवल ऑफ जो ट्रेड था निफ्टी आईटी का वो तो प्ले आउट हुआ एग्जैक्टली, कितने बड़े रैली के बाद कंसोलिडेशन आएगा। बैंक निफ्टी पर मेरा व्यू यही था कि आज आपको एक बार और तंग करेगा बैंक निफ्टी, फिर 44,100 के जोन में आके अटकेगा, लेकिन तैयारी कर रहा है अभी। अगर आप मुझे कहें, मैं जैसे कहते हैं टू स्टिक माई नेक आउट, अगले 2 दिन में बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई लगा देगा और हो सकता है कल ही लगा दे गैप अप के साथ। आज सबको थोड़ा सा परेशान कर दिया, सबको लगा कि क्लोजिंग खराब है और क्या चाहिए बैंक निफ्टी को। अब कल आधा 1% मूव चाहिए हमको HDFC बैंक, ICICI बैंक और SBI से। ये आ गया अगर तो कल ऑल टाइम हाई लग जाएगा। बस आज थोड़े से डिसेंट सपोर्ट मिल जाए हमको ग्लोबल मार्केट से और FII की बाइंग का नंबर आ जाए, फिर से 1000 करोड़ की बाइंग का नंबर आ जाए अगर, तो कल लगा देगा ये ऑल टाइम हाई। चलिए, बैंक निफ्टी से यही रहेगी उम्मीद, कल ऑल टाइम हाई दिखाना। बुधवार से बस यही है हमारी आज मतलब गुंजाइश कि बैंक निफ्टी का कल लग जाए ऑल टाइम हाई 44,151। चलिए, इन्हीं उम्मीदों के साथ कि कल का दिन फिर रहेगा बेहतरीन। ये पूरा का पूरा पैनल अनुज, मैं, आशीष, नीरज जी सुबह 6:45 बजे, 6:45 बजे माफ कीजिएगा, मॉर्निंग कॉल लेकर और फिर मुनाफे की तैयारी लेकर हाजिर होंगे बुधवार की सुबह। तब तक के लिए नमस्कार।